Hello, Namaskar. Good evening, Sagat. Welcome to the MCQ Paper series. सबसे पहले मुझे इस बात का कंफर्मेशन दे दीजिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट. मेरी आवाज हेलो 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 परफेक्ट. चलिए जी, तो बिना देरी के सीधे मुद्दे पर आएंगे अपन यहाँ पे. ठीक है, एक चीज याद रखना, जो टॉपिक मैं आपको भी करवाने जा रहा हूं वो आपके एग्जाम के अंदर 28 मार्क्स का है. कितना? 28 मार्क्स. तो अगले 1 घंटे 2 घंटे या उससे भी ज्यादा जो भी टाइम आप मुझे यहाँ पे डेडिकेट करने वाले हो, ये एक तरीके से आपके उन 28 मार्क्स को क्या करेगा, बहुत हद तक डिसाइड करने वाला है. एक आपको काम की जानकारी दे देता हूँ. एआईबी एग्जाम लिंकिंग ग्रुप के अंदर मैंने अभी एक पीडीएफ शेयर किया है. मतलब टॉप 10 जो अपन जनरली कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कुछ टिप्स हैं, तो वो मैंने बकायदा टाइप करके आप लोगों को बीच में शेयर किया. उसको एक बार रीड आउट कर लेना रात को सोने से पहले. ठीक है, नाउ गेट बैक टू द मेन थिंग. अब ये है कि मैं आपके सामने एमसीक्यू लेकर आऊंगा. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारतीय न्याय संहिता की. मेरे पास में ये बेर एक्ट है. कौन सा बेर एक्ट है? भारतीय न्याय संहिता का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का और भारतीय साक्ष्य अधिनियम. क्योंकि ओपन बेर एक्ट एग्जामिनेशन है, इसलिए मेरा आप लोगों को भी सजेशन है कि आप लोग क्या करेंगे, ये बेर एक्ट अभी अपने हाथ में लेकर बैठना. ठीक है, क्योंकि हमें रियल टाइम प्रैक्टिस करनी है. 2-4 सवाल कम सॉल्व करेंगे वो चलेगा, लेकिन रियल टाइम प्रैक्टिस मतलब बेरेट को ओपन करके पन्ने पलटने का प्रैक्टिस हमें भी यहां पर है जो करना है. ओके, चलो जी, नाउ सी. तो आपके सामने स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता से हम शुरू कर रहे हैं. संजय जोशी जी, खुशबू आर्य जी, नीलेश जी, कंसंट्रेट प्लीज. देखो, पहला सवाल है कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस जो है हैव बीन डिफाइंड अंडर इंडियन पिनल कोड इन विच ऑफ फॉलोइंग सेक्शन. देखो, मैंने इंटेंशनली कुछ जगहों पे आपके लिए आईपीसी वर्ड यूज करवाया है ताकि आपको जो ओल्ड और न्यू वाला जो थोड़ा टेंशन है ना, वो तो कुछ हद तक कम है जो हो सके. एक बहुत सा सिंपल सा सवाल पूछा है इसने कि भाई ये कहां पे वर्ड डिफाइन है. तो देखो, आप है ना सवाल को कैसे पकड़ेंगे, वर्ड यहाँ पे शब्द यूज किया गया डिफाइन, मतलब कि कहीं कहीं जो डेफिनेशन क्लॉज है वो हमारे लिए रिलेवेंट है जो का. और आप सभी को मैंने बता भी रखा है, अब इसे रिकॉल करा देता हूं. डेफिनेशन क्लॉज आपको 2 जगह पे देखने को मिलेगा. एक आपका जनरल डेफिनेशन क्लॉज होता है और साथ ही साथ में एक स्पेसिफिक. जनरल डेफिनेशन क्लॉज जो है वो प्रोबेबली कहां पर आपको देखने को मिलेगा, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 के अंदर. अगर आप में से जिन कैंडिडेट्स को जानकारी नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास लिंकिंग बेर एक्ट, मैंने जो इंडेक्स आपको दे रखी है ना वो इस तरीके से है. राइट, आपके लेफ्ट साइड में बीएनएस के सेक्शंस हैं और राइट साइड के अंदर आईपीसी यानी पुराने कानून के सेक्शंस हैं. तो अगर किसी कारणवश आप पुराने वाले कानून के बेरेक्ट आपके पास नहीं है, आप नहीं ले जाना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है. आप इनको बस इंडेक्स को थोड़ा अच्छे से समझ लेना. मतलब नया वाला सेक्शन अगर सेक्शन 4 है तो वही पुराना वाला सेक्शन आपके कौन सा हो जाएगा, पुराना वाला सेक्शन आपके हो जाएगा 53. ये चीज हमें आनी चाहिए. तो बाई चांस अगर हमें इस तरह से स्विच करना पड़े ना, तो हम उन चीजों को डील एजू कर सके. अब देखो, सवाल आपके सामने क्या है कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस. अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आप लोगों को है ना सेक्शन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको सेक्शन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है. ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, यहां पर आप देखो कौन कौन से सेक्शन है. तो ये पुराने वाले कानून के 1 2 3 4 सेक्शन दे रखे हैं. अगर आपको ऑप्शन में नए वाले सेक्शन मिलते हैं, वेल एंड गुड. अगर पुराने वाले मिलते हैं तो आपको एक एफर्ट और करना पड़ेगा. 22, 23, 24, 27 आप भारतीय न्याय संहिता की इंडेक्स ओपन करना, और यहां पर आप थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई देखो, इसमें जो है इस रेंज के अंदर मेरा वो सेगमेंट आपको दे रखा है. इतना ही नहीं, आपके बेर एक्ट में आप लोगों को एक सेक्शन स्विचिंग टेबल भी दे रखी है मैंने. ठीक है, तो सेक्शन स्विचिंग टेबल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट की होगी, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, 24 आईपीसी टू बीएनएस के अंदर आप 24 को देखेंगे तो आपको रेस्पेक्टिव जो बीएनएस का सेक्शन वो नजर आ जाएगा. ओके, तो यहां पर इन्होंने एक सवाल पूछा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई आपके रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस जो है कहां डिफाइन कर रखा है. अभी मैं आंसर पे नहीं आऊंगा. अब हम लोग ओपन करेंगे बेर एक्ट. आपको क्या करना चाहिए, सिंपली बेर एक्ट को ओपन करना है, डेफिनेशन क्लॉज पे आओ. जैसे ये मैंने बेर एक्ट ओपन किया, ये डेफिनेशन क्लॉज में आया, मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना है. अब मेरे माइंड को एक आंसर पता है. क्या पता है कि भारतीय न्याय संहिता में जो भी बेर एक्ट दे रखे हैं उसमें जो डेफिनेशन है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. इन्होंने पूछा है रॉन्गफुल गेन और लॉस, यानी कि शुरुआत में नहीं होगी, ये कहां पर आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ये आएगा डब्ल्यू के ऊपर. तो मैं नीचे जाऊंगा, सेक्शन 2 के और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, यहां पर इस तरीके से आते हुए मुझे बेर एक्ट पे डब्ल्यू वाली जो कैटेगरी है वहां तक पहुंचना है. तो देखो, यहां पर पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन गया, ये देखो इस यहां पे आते समय ये मुझे 2 सेक्शन मिल गए, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस. दिख रहा है
क्या कहा मैंने डेफिनेशन के अंदर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को दे रखा है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, लेकिन आईपीसी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर है जो नहीं है। इसलिए अगर आप मान लीजिए आपको आईपीसी का सेक्शन फाइंड आउट करना भी है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है बीएनएस से आईपीसी जाएंगे, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है जो रहने वाला है। ओके, अकॉर्डिंगली तो ये मेरे पास दो सेक्शन आ गए, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तो यहाँ पे अब सवाल क्या, वापस आ जाओ, ये मेरे को डेफिनेशन मिल गई, यानी कि मेरे को लोकेशन मिल गई, जहां पे मुझे पहुंचना था वो मेरे को मिल गया। अब इन्होंने मुझसे सिंपली क्या पूछा है, डेफिनेशन है जो पूछी है कि बताओ भाई रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस जो है कहां पर डिफाइन कर रखे हैं। तो 22 में डिफाइन कर रखा है, या फिर आपके 23 में डिफाइन कर रखा है, 24 में डिफाइन कर रखा है, 27 में जो डिफाइन कर रखा है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि यहाँ पर ये जो दोनों ही सेक्शन है, कौन कौन से, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ये दो अलग अलग सेक्शन पे डिफाइन जो कर रखे हैं, है ना। मतलब कि यहाँ पर आपके सामने 236 में आ रहा है रॉन्गफुल गेन, और वहीं आपके रॉन्गफुल लॉस आ रहा है 237 के अंदर। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि यहां पर जब आप चीजों को ऑब्जर्व जो करते हैं ना, मतलब इस वाले सवाल के अंदर, अब चूंकि ये सवाल किसके हिसाब से पूछा गया है, आईपीसी के हिसाब से पूछा गया है, तो आईपीसी में क्या है कि पहले एक ही जगह पे इन्होंने सारा मामला समझाने का प्रयास है जो कर रखा था। तो पहले एक ही सेक्शन के अंदर सारी बातें जो आ रही थी, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे 236, 237 एक्सेट्रा। तो ये पॉइंट आपके लिए रिलेवेंट, मतलब गेनिंग रॉन्गफुली या लूजिंग रॉन्गफुली वगैरह वगैरह, ये टॉपिक आपके बीच में कहां पर आ जाएगा, इस सेक्शन के अंदर इसका ये इसका बी इसका आंसर रहेगा। ओके, ये मैंने सबसे पहले आपके सामने ओल्ड क्रिमिनल लॉ का सवाल जानबूझ के लिया है, आपको ये बताने के लिए कि आप हाउ टू डील द इफ एनी क्वेश्चन अराइज फ्रॉम ओल्ड लॉ। तो आपको क्या करना है, तीन चीजें यूज करनी है। इंडेक्स, अगर आपके पास ये वाली इंडेक्स है तो वेल एंड गुड, ये आपको लिंकिंग दे रखी है, मैंने स्पेशली दे रखी है। जैसे ही इंडेक्स आपकी खत्म होती है तो आप लोगों को बकायदा एक सेक्शन स्विचिंग टेबल भी दे रखी है। अब वो सेक्शन स्विचिंग टेबल कैसी दिखाई देती है मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। जरा आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखा देता हूं। सी देखो, ये अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से आपकी शुरुआत के अंदर जो है आपको सेक्शन स्विचिंग टेबल दे रखी है। बकायदा उसमें लिखा हुआ है कि आपके आईपीसी टू बीएनएस या बीएनएस टू आईपीसी। तो आप इस सेक्शन स्विचिंग टेबल का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सेक्शन को स्विच कर सकते हो। मतलब कि इन द सेंस आप बीएनएस टू आईपीसी भी जा सकते हो और आईपीसी टू बीएनएस भी जा सकते हो, और ये आपके लिए परमिशेबल है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। इसलिए अगर पुराने कानून के सवाल आ जाए, आपके पास बैरेक नहीं है, घबराने का नहीं। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक सवाल के अंदर लगभग 3-4 बातें और इंटरेस्टिंगली बताता हुआ चलूं, राइट। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे, डील करने वाले हैं। तो ये आपकी बेसिक सा पॉइंट है। अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखो, मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर आ रखा हूं। देखो ये क्या हो रखा है, सेक्शन 24 में इस तरीके से आपके सामने क्या मेंशन कर रखा है, 27 के अंदर आपके बेसिकली इन्होंने कि डिसऑनेस्टली क्या होता है। देखो अब ये 27 बीएनएस का है, डिसऑनेस्टली। आपको पता है डिसऑनेस्टली वर्ड के अंदर इसको यूज किया जाता है, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई डिसऑनेस्टली मींस, तो इसके अंदर ये चीज, तो आप डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन पे जाओगे और डेफिनेशन के अंदर ये दो एलिमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से और भी, जैसे मिसचीफ का अपराध है, तो मिसचीफ के अपराध के अंदर भी क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस वर्ड यूज किया गया है। अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाते हैं ना, तो वो एक तरीके से कौन सा अपराध बनता है, मिसचीफ का अपराध बनता है, जो कि बीएनएस के 324(1) में आपको जो है पनिश जो कर रखा है। देखो आपको भी सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से जिन कैंडिडेट ने भारतीय न्याय संहिता के जो रैपिड लेक्चर जो है ना आप लोगों के बीच में लिए थे, 5 से 6 घंटे की क्लास मैंने ली थी आप लोगों ने ना, तो उस क्लास के मैंने आपको स्पेसिफिकली लोकेशन ही समझा रखी है कि मिसचीफ का अपराध आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो भारतीय न्याय संहिता चैप्टर नंबर 70, और उसके अंदर अलग अलग अपराध है जो दे रखे, जैसे थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी हो गया, डेकोटी हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन हो गया, इसके अलावा स्टोलन प्रॉपर्टी का अपराध है जो हो गया, या फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो आपको जो मिसचीफ यानी कि ट्रेसपास से पहले जो अपराध आएगा वो आपके मिसचीफ है। यानी कि जो सेकंड लास्ट कैटेगरी है प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस, वो कौन सी आपके मिसचीफ के अपराध की है जो होती है। मिसचीफ यानी कि रिश्ती है जो कारित करना। ओके, तो ये बड़ा रिलेवेंट होगा। आप घबराइए मत, ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, राइट। तो इसलिए अभी तो आप पूरा का पूरा फोकस क्या कीजिए, क्लास के इन सवालों के ऊपर रहिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सर क्या ऐसी स्पीड से कराने वाले? हाँ बिल्कुल, मैं इसी स्पीड से चलने वाला हूं और आप लोगों को बिल्कुल कान खोल के अच्छे तरीके से सारी बातों को सुनना है, ऑब्जर्व जो करना है। अटेंशन, नेक्स्ट पॉइंट। अगला सवाल है सेक्शन 41 यानी कि आपके भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 230 ऑफ द आईपीसी प्रेस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ। तो ये जो है किसके डेफिनेशन, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। कहा क्या करना है अपन को, डेफिनेशन क्लॉज के अंदर जाना है। डेफिनेशन क्लॉज के अंदर किसको ढूंढना है, अब आपके सामने वर्ड 230, तो 230 में हमें क्या करना है, बस सिंपल से ही बेरेक्ट ओपन हो रखा है हमारे पास में। तो 230 यहां पर आ जाऊंगा, सीक्वेंस में आ जाऊंगा, 230 में लिखा हुआ स्पेशल लॉ, ये मेरा आंसर। देखो ऐसे सवालों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे सवाल बिल्कुल अपने लिए बोनस मार्क्स की तरह होते हैं, इसलिए या तो सवाल में या आपके ऑप्शंस में ध्यान से सुन लो। हेलो इधर, एक तो तुम लोग बीच बीच में कहां खो जाते हो, आपसे कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना। या तो क्वेश्चंस के अंदर
या फिर चारों ऑप्शन में से अगर सेक्शन नंबर दे रखा है तो ध्यान, वो हमारे लिए बोनस नंबर है, उसमें से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, बराबर। मतलब आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अगर सेक्शन नंबर मिल गया और फिर हम नंबर कटा के आके, तो ध्यान रखना धाकी चिकी धूम हो जाना चाहिए फिर तो, है ना, गलत बात हो जाएगी वहां पर। ओके, तो बहुत ही केयरफुली आप लोगों को सेक्शन नंबर वाले सवालों में कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, वो आपको पास करवाएंगे। याद रखना मेरी बात, ये वो सवाल है जो आपको क्या कहता है, आपका बेड़ा है जो पार करने वाला है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो यहाँ पे। तो डेफिनेशन क्लॉज, अच्छा देखो मान लो सपोज को यहाँ पर ही नहीं दे रखा है, मान लीजिए कि हमें नहीं दे रखा है कि बीएनएस का कौन सा सेक्शन है, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स पे आ जाओ। अब आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि भाई इसके अंदर जो है इन्होंने पर्टिकुलरली सेक्शन, आपको क्या करना है, वो जो सेक्शन स्विचिंग टेबल है, जैसे यहाँ पर तो हो सकता है फिर भी मान लो सब कुछ मिक्सअप में आ रखा है, मिक्सअप में आ रखा है, कोई बात नहीं, घबराओ मत। आप लोग सेक्शन स्विचिंग टेबल, अभी मेरे पास स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लिंक की डायरेक्ट है तो वहां पे मैंने आपको सेक्शन स्विचिंग टेबल दे रखी है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, आईपीसी टू स्विच एचू कर सकते हो। तो आप जब आईपीसी के सेक्शन नंबर 41 को स्विच एचू करोगे तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली जो आपका ये दूसरा वाला पार्ट है 230 देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये ना, एक सिद्धांत है, एक डॉक्ट्रिन है जिसका नाम है ज्वाइंट लायबिलिटी। तो ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत जो है वो आपको भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन नंबर 34 में दे रखा है। कहां पे दे रखा है, सेक्शन नंबर 34 के अंदर आपके सामने ये सिद्धांत आपको देखने को है जो मिलेगा, राइट। तो अब सवाल ये आता है कि जब ये हमारे पास में पॉइंट है सेक्शन नंबर 30, मैं आपको एक काम करता हूं ना, वो एग्जैक्टली टेबल दिखाई देता हूं, कौन सी वाली, जो सेक्शन स्विचिंग टेबल है, ताकि आप जो है मतलब उसको एग्जाम के अंदर यूज कर पाए। मतलब ये आखिरी पड़ाव है हमारा, तो मैं नहीं चाहता कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू किसी तरीके से आपके हमारे बीच में जो है पेंडिंग रह जाए। सो हियर वी है, और मैं आप लोगों को भारतीय न्याय संहिता का वो जो सेगमेंट है वो कंप्लीटली दिखा देता हूं। वेट अ मिनट, अब जैसे ये मेरे पास में मेजर लॉ का पार्ट हो गया, ये कॉम्बो बेरेक्स जो हो गया यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास शुरुआत में क्या है, भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है। तो अब यहां पर भारतीय न्याय संहिता के अंदर कंप्लीट बेरेक्ट कहां गया, हियर भी है, तो भारतीय न्याय संहिता दिस वन। अब देखो, तो इस बेरेक्ट में मैंने आप लोगों के शुरुआत में जब आप इस बेरेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, इंडेक्स आपके कंप्लीट हो जाती है। तो इंडेक्स कंप्लीट होने के बाद में यहां पर ये आपका, ये देखो, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द सेक्शन स्विचिंग टेबल। अब आप देख पा रहे हो आईपीसी, ये आपके बकायदा बेरेक्ट में ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन में मैंने दे रखी है, आईपीसी टू बीएनएस, ये ऑफिशियली अलाउ है। अगर वो बंदा बना कुछ मना करे ना एग्जामिनर, तो उसको बताना कि सर ये परमिशिबल है जो हो रखा है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने जैसे सेक्शन 41 आया, कौन सा आया, सेक्शन 41। तो आपको क्या करना है, यहां पे आना है चुपके से, ये 41 पे है। आप देख पा रहे हो 41 के लिए आगे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 230। दिस इज कॉल्ड द सेक्शन स्विचिंग, दिस इज कॉल्ड। देखो आपके पास जो कलर्ड है ना, वो आप एग्जाम में मत लेके जाना, उसके लिए हो सकता है मना कर देंगे, लेकिन जो आपके बेरेक्ट में मैंने सेक्शन स्विचिंग टेबल दे रखी है वो आपके लिए आसान है। और ये सिर्फ बीएनएस की नहीं, ध्यान रखना, आप लोगों ने लिंकिंग बेरेक्ट पे विश्वास जताया है ना, तो आपको निराश नहीं करेगा। ये सिर्फ आपके बीएनएस की नहीं है, ये मैंने बकायदा बीएनएसएस का भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, आईपीसी टू बीएनएस। और आप देख पा रहे हो तो वापस आपको जो रिवर्स वाला सेगमेंट है वो भी देखने को मिल जाएगा, बट रिवर्स वाला सेगमेंट यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, रिवर्स वाला सेगमेंट आप इंडेक्स के अंदर ही फॉलो है जो कर दीजिएगा। सो दिस इज वेरी वेरी रिलेवेंट, और ये आपके एक तरीके से क्या दो पार्ट है जो कि मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपके लिए काम आएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फटाफट अपन। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इस तरीके से जब स्विच करना हो ना तो घबराना मत। अच्छा, तो ज्वाइंट लायबिलिटी का जो एक तरीके से सिद्धांत है आपके सेक्शन नंबर 3 के अंदर, वो आपको सेक्शन नंबर 34 में दे रहेगा। 34 का मतलब क्या हुआ, जब हम 34 की बात है जो करेंगे तो यहाँ पर आपको बीएनएस का अगर सेक्शन फाइंड आउट करना है तो 34 का मतलब सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो सेक्शन आपको कहां पे देखने को मिलेगा, सेक्शन नंबर 3 का सबसेक्शन 5, ठीक है। तो ये जो है ये बेस्ड है किसके डिसीजन पे बेस्ड है, मतलब यहाँ पे आपको एक तरीके से 4 जजमेंट दे रखे। वैसे तो कुछ जजमेंट वाले सवाल के अंदर थोड़ा सा मामला ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि भाई हाँ ये किस तरीके से वर्कआउट करेगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा। आपको इसमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ओके। किस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मतलब कहीं न कहीं आपके जब इस तरीके के सवाल है जो आपको देखने को मिलेंगे ना, तो उन सवालों में स्पेसिफिकली आपसे ज्यादा वो गहराई की बात नहीं पूछेंगे, वो आपसे सिंपली ये जानना चाहेंगे तो एक्चुअल में क्या है कि भाई कोई पर्टिकुलर ऐसे जजमेंट होता है। अब जैसे ये वाला केस क्या है, आपके रेजिना वर्सेस क्रूज का मामला, रेजिना वर्सेस क्रूज का मामला है, जिसमें एक तरीके से इन्होंने कॉमन सेंस ऑफ जो जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है वो एक तरीके से मेंशन है जो कर रखा है, ठीक है। अब देखो इन सवालों में रिस्क भी है, कैसी रिस्क है, जैसे एग्जाम के तौर पर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए सपोज करो कि आपको इस तरीके के 4 जजमेंट है जो दे दी, उनमें से आपको एक चूज करना है, तो यहाँ पे रिस्क रहेगी।
लेटेस्ट जजमेंट पड़ा हुआ है, आ गया तो ठीक बात है। इसलिए इनको कैटेगरी रख देना कौन सी, या तो रेड वाली या ऑरेंज वाली। मतलब आपको जजमेंट वाले सवालों में अक्सर क्या करना है, एक तरीके से रिव्यू रखना है। मतलब इसको अपन एंड में देखेंगे, क्योंकि हमारा प्राइमरी फिर से काम पता है क्या, आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि शुरुआत के 50 सवाल फटाफट आप डील कर लो। मतलब 50 नंबर तो हमको एक बार कंफर्म कर लेना है। जब हमारे 50 नंबर कंफर्म हो जाए, फिर हम ऑरेंज कैटेगरी पे रिस्क लेंगे, वहां पे 75 तक पहुंचना है। उसके बाद फिर रेड कैटेगरी की रिस्क चलेंगे। ओके, चलिए, तो यहीं पर आपके सामने कौन सा आ जाएगा। अब देखो, ऐसे मन में ना चिंता लेकर नहीं बैठना कि और इससे इतने सारे आगे तो कुछ नहीं होगा, जो होगा बढ़िया के लिए होगा। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट यहाँ पर आपके बीच में बनते हैं। तो यहाँ मेनली जो आपके मुझे मुद्दा आता है वो है आपकी रेज वर्सेस क्रूज का मामला है, जो अकॉर्डिंगली दे रखा था किसके बारे में, आपकी ज्वाइंट लायबिलिटी के पर्सपेक्टिव को थोड़ा और डिटेल में समझाने को। हालांकि इसी को आगे जाके आपके वरिंद्र कुमार घोष भी क्या करता है, फर्दर डिफाइन जो करता है। बट ओरिजिनली अगर अपन कहेंगे ना, तो वो जो मामला आपके कहां से कनेक्ट जो हो जाएगा, रेज वर्सेस क्रूज के मामलों से कनेक्ट जो हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहता है। अब देखो आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे इसका आंसर ये है वरिंद्र कुमार घोष। इसके बाद का जो है एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है। फर्दर आगे बढ़ेंगे। विच आर द टू एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफिस। बहुत ही बेसिक सवाल है। देखो, इन सवालों के आंसर आपको बेरेट में कहीं नहीं मिलेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इस तरीके के सवाल जब आपके सामने आएंगे, ये होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो कभी भी कोई ऑफेंस होता है ना, वो क्या होता है, दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, मेन सीरिया और एक्टर सीरियस। मेन सीरिया और एक्टर सीरियस यहाँ पे। तो मोटिव और एक्ट, मोटिव एंड कन्विक्शन, मोटिव एंड इंजरी, प्रिपरेशन एंड पनिशमेंट। तो आप लोग इसका आंसर देना चाहेंगे। वैसे आपको पता है यहाँ पे मोटिव वर्ड की जगह इंटेंशन होना चाहिए था, लेकिन एनीवे बात वो की वो है। एक शब्द होता है मेन सीरिया, और एक दूसरा कौन सा होता है, एक्टर सीरियस। तो यहां पर क्या है, एप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो इन्होंने मोटिव वर्ड है जो यूज कर रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एनी वन ऑफ यू, वेरी गुड, इसका सही आंसर होगा ए। आप में से जो भी आंसर देना चाहता है उस तरीके से लिखा करो। फोर्थ क्वेश्चन है तो आप लिखा करो फोर्थ, फिर उसका ए, या फोर्थ का बी, या फोर्थ का, या 40 क्वेश्चन है तो 40 का ए, इस तरीके से आंसर दिया करो। पता ही नहीं चलता कि पुराने वाले का आंसर दे रहे हो या नए वाले का दे रहे हो। तो मोटिव और एक्ट, ये सवाल कभी भी बेरेक्ट में ढूंढने की कोशिश मत करना, ये अपने आप में कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो होता है। चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने मैं लेके आ जाता हूं, और यहां पर अगला पॉइंट कौन सा है, आईपीसी के अंदर वो मे कमिट द डेथ सेंटेंस। अब देखो, डेथ सेंटेंस की कम्यूटेशन की बात की गई है। यहां पर अगेन आपके सामने एक और पॉइंट आ जाएगा। कौन सा पॉइंट है जो आ जाएगा कि भाई कम्यूटेशन के प्रोविजन है कहां पर। तो आपको पहले बीएनएस में जाना है। कहां जाना है, भारतीय न्याय संहिता की इंडेक्स में जाना है। इंडेक्स में आप ढूंढो, क्योंकि देखो यहां पर सेंटेंस का मामला है। किसका मामला है, डेथ क्या होती है, डेथ एक तरीके की पनिशमेंट है। तो पहले ये देखो कि पनिशमेंट वाला चैप्टर कौन सा है, तो ये पनिशमेंट वाला चैप्टर है। अब इसमें ढूंढो कि कहीं पर आपको कम्यूटेशन वर्ड दिख रहा है क्या, वर्ड लिखा हुआ है कम्यूटेशन। तो जब आप इसको थोड़ा सा तलाश करोगे तो यहीं पर आपके सामने कम्यूटेशन वर्ड भी है जो आ रखा है। अब सेक्शन 5 आपको लोकेशन मिल गया। अब मेन बेरेक्ट में सेक्शन 5 पे जाओ फटाफट। मेन बेरेक्ट में ये मैं गया कहां पे, सेक्शन नंबर 5 के अंदर। जैसे मैं जा रहा हूं वैसे वैसे आपको फटाफट थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ऑफेंडर की कंसेंट के बिना क्या कर सकती है, इस तरीके से कमिट है जो कर सकती है। आपको पता है इसी में आपका वो स्टेट एसेसन और रीजनिंग का सवाल कैसे बनता है, एसेसन और रीजनिंग। वैसे मैं कल सुबह 11 बजे इसका एक अलग से क्लास लूंगा। अब देखो वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे एसेसन में कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, सजा को कम्यूट कर सकती है। ठीक है, वो ऐसा लिखेंगे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सजा को कम्यूट कर सकती है। और नीचे आपको लिखेंगे कि कम्यूटेशन कैन नॉट बी डन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। क्या लिखा, कम्यूटेशन कैन नॉट बी डन विदाउट द कंसेंट। मैं काम करता हूं ना, मेरे पास ये भी तो पड़ा है टाइपिंग वाला, ये लिख लेता हूं मैं। चलो भाई, आप लोगों को मैं हाथों हाथ एक और सवाल तैयार करा रहा हूं, मुझे आप लोग आंसर देना। देखो, ए फॉर एसेशन इसमें सवाल आ जाएगा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट जो है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मे कम्यूट दी सेंटेंस। ठीक है, और नीचे रीजनिंग दे रखा है कि सच कम्यूटेशन कैन नॉट बी डन विदाउट कंसेंट ऑफ एक्यूज या ऑफेंडर। अब मान लीजिए ये पॉइंट है आपके बीच में। अब मुझे बताओ इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसको मैं कहां पे रखूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिख सके। मैं इसी के अंदर क्या इसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूं, लेट्स सी, हाँ बड़ा शायद कर सकता है। ओके, अभी आपके सामने नीचे ऑप्शन आ गया। अब आप लोग मुझे आंसर दो कि ए और आर, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्या। मैंने आपके सामने तुरंत एक सवाल क्रिएट कर दिया है कि एसेशन और रीजनिंग किस तरीके से डील है जो की जाती है।
आप अगर आपके ऐसे सवाल आए ना तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, करेक्ट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कमिट कर सकती है। लेकिन जब आप इसकी रीजनिंग देखोगे तो रीजनिंग कैसे करेक्ट होगी, क्या लिखा हुआ है, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। ध्यान से पढ़ो, क्या नाम है आपका, किसने गलत किया यहाँ पे, बोथ करेक्ट कौन बोल रहा है, देखो, सच कम्युटेशन कैन नॉट बी डन विदाउट कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। मतलब इस तरह का कम्युटेशन जो है ऑफेंडर की कंसेंट के बिना किया ही नहीं जा सकता। जबकि ये प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजन ये कहता है कि इस सिचुएशन में ऑफेंडर की जो कंसेंट है वो मायने नहीं रखती है। प्रोविजन क्या कहता है, अरे क्या हो गया, वो क्या, प्रोविजन ये कहता है कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर ऑफेंडर की जो कंसेंट है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसकी रीजनिंग गलत है, यानी कि जो एसर्शन है स्टेटमेंट 1 वो तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। बराबर, कल याद रखना मेरे साथ यूट्यूब पे कलेक्ट हो जाना सुबह 11 बजे, मैं आपको बताने वाला हूं इसके 4-5 मतलब 9-10 ऐसी प्रैक्टिस में आपको करवा दूंगा, फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात है जो नहीं रहेगी। ओके, एनीवे वापस आ जाता है अपन यहाँ पे मेन सवाल पे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आप लोगों को पता चला मैंने किस तरीके से बेरेट में जाके इसका आंसर फाइंड आउट किया, वैसा का वैसा एफर्ट जो है आप लोगों को भी क्या करना, अपने एंड पर है जो करना है। ओके, नाउ मूविंग हेड, आगे देखिए यहाँ पे फर्दर आपके सामने है आईपीसी सेक्शन 65, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। मतलब अगर आपने फाइन का पेमेंट नहीं किया तो आपको इतने महीने की क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। इसको बोला जाता है डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट। क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट। सबसे पहले ये पता करो क्या डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन दे का रखा है। वैसे तो इसने सेक्शन हमको दे दिया है, तो आप चाहो तो आईपीसी टू बीएनएस में जा सकते हो, आईपीसी टू बीएनएस के अंदर आप जा सकते हैं। तो यानी कि आप सेक्शन 65 ओपन कर लो। अगर आपको ओपन करना है तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास सेक्शन स्विचिंग टेबल पड़ी, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, सेक्शन 65 पे आ गया, तो इसका है 8 सबसेक्शन 3, सेक्शन 8 सबसेक्शन 3। अब मैं अपने बीएनएस में जाऊंगा, 8 सबसेक्शन 3 ओपन करूंगा, ये मेरे पास में सेक्शन 8 आ गया और 8 के साथ में मैंने सबसेक्शन 3 ओपन कर दिया, ठीक है। अभी सबसेक्शन 3 आ गया 8 का, द टर्म फॉर विच कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4, कितनी एक्सीड नहीं कर सकती, 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज द मैक्सिमम फिक्स फॉर ऑफेंस। अगर ऑफेंस कैसा है, इम्प्रिजनमेंट से। अब सवाल में क्या था, सवाल ये कहता है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, तो कितना होगा, नॉट एक्सीड 1/4, 1/3, 1/2 या फिर नन ऑफ द अबव। अब मुझे बताओ ऐसे सवालों के अंदर मैं गलती कर सकता हूं, नहीं। अगर मैंने सही लोकेशन फाइंड आउट कर ली और बेरेक में जाके सही चीज को ऑब्जर्व कर लिया तो मुझे बस क्या करना है, इसको टिक करना है। ये मेरा आंसर है जो हो जाएगा 1/4, इससे ज्यादा है जो नहीं हो सकती। इस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। और आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे, अगला सवाल थोड़ा सा स्पीड बना के रखेंगे आप लोग, है ना। अब आपके पीछे कुछ भारतीय न्याय संहिता के सवाल भी आने देते हैं। अंडर भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज एन ऑफेंडर मे बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब देखो, क्या आपको सवाल में कहीं पे सेक्शन दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ऐसे सवाल जिसके अंदर सेक्शन नंबर है ही नहीं उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सी, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव एन ऑफेंडर मे बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एट अ टाइम। अब यहां पे लिखा हुआ है, तो वर्ड हमें कौन सा ढूंढना है, कीवर्ड फाइंड आउट करो, ये है कीवर्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब आप आ जाओ बीएनएस के इंडेक्स के ऊपर, बीएनएस के इंडेक्स में आ गए। अब इसमें देखो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहां पर है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यहां पे दे रखा है सेक्शन नंबर 11 के अंदर, यहां दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, सेक्शन नंबर 11 को ओपन करूंगा, ये अपने बेरेट को ओपन किया और मैंने सेक्शन नंबर 11 को इस तरीके से मेरे सामने रख दिया, ये मेरे सामने सेक्शन नंबर 11 है जो आ गया। अब सवाल को जरा वापस देखो, सवाल ने क्या पूछा है मेरे से, सवाल ने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑफेंडर मे बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब ध्यान से सुनना, इसने लिखा है मे बी केप्ट, यानी कि ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एग्जीक्यूशन की। अब जब आप यहां पे आते हो ना तो ध्यान रखना, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 11 भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में डील कर रहा है और आपका सेक्शन नंबर 12 भी डील कर रहा है। मैंने आप लोगों को अंतर बताया था, सेक्शन नंबर 12 एग्जीक्यूशन को डील करता है। किसको डील करता है, एग्जीक्यूशन। तो मुझे बताओ इस सवाल का आंसर कहां मिलेगा, सेक्शन 11 में, सेक्शन 12 के अंदर। इसका आंसर मिलेगा सेक्शन नंबर 12 के अंदर। कहां मिलेगा, सेक्शन नंबर 12 के अंदर है जो मिलने वाला, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली सेक्शन नंबर 12 को मैं फाइंड आउट करूंगा। तो मुझे बताइए कि किसी भी व्यक्ति ऑफेंडर को हम मैक्सिमम कितने टाइम तक एक साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकता है। तो ये देखो, इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। कितना लिखा हुआ है, 14 डेज। और अगर मान लीजिए रिगरस इंप्रिजनमेंट जो है वो कितनी है, वो अगर आपके 3 महीनों से ज्यादा की है, एक्सीडिंग 3 मंथ की है, तो फिर मैक्सिमम 7 डे, मैक्सिमम कितने, 7 डेज। यहां पर इस केस में कहीं पर भी लिखा हुआ है,
कि भाई 3 महीने से ज्यादा का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है, नहीं लिखा हुआ। ओके, तो इसकी आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब देखो, आप समझो मेरी बात को, ये जो एआईबी एग्जाम है वो आपके दिमाग का एग्जाम है। आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि आप सही जगह पे जाके चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। समझे अदिति जी, खुशी जी और अश्विनी जी? चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर अपन। तो देखो, एक वर्ड से मैंने पता भी किया कि सेक्शन 11 से नहीं पूछा गया, सेक्शन 12 से पूछा गया। अभी छोटी छोटी बातें, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन। अब जिन लोगों ने रैपिड रिवीजन अटेंड कर रखा है, मेरे ख्याल से कुछ बातें उनके माइंड में रिकॉल हो होगी। अब देखो, ये सवाल जो आप लोगों को परेशान करता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। एक स्टेटमेंट दिया, अंडर आईपीसी इफ अ पर्सन हार्बर। अब हार्बर का मतलब क्या होता है? अपराध के बाद में किसी व्यक्ति की मदद है जो करना, अपराधी की मदद करना। अगर कोई व्यक्ति हार्बर करता है किसी ऑफेंडर को, who has escaped custody for an offense punishable with imprisonment, मतलब एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा कितनी है? 3 साल तक की है। उस अपराध के पनिशेबल था मामला, वो बंदा कस्टडी से भाग गया, तो उसको आप क्या कर रहे हो? हार्बर कर रहे हो, तो आपको सजा दी जा सकती है अप टू 7 ईयर्स, तो 7 साल की सजा दी जा सकती है। ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। अब पहले है ना, स्टेटमेंट वाले सवालों को आप अलग अलग समझ के सॉल्व करो। आप ये मान के सॉल्व करो कि आपसे हर एक से पूछा जाता है कि पहले बताओ स्टेटमेंट 1 ट्रू है या फॉल्स है, पहले ये फाइंड आउट करो। फिर स्टेटमेंट 2 ट्रू है फॉल्स है, फिर आप देखो इन दोनों के बीच में लिंकिंग क्या है, फिर इन दोनों के बीच में लिंकिंग क्या है, उसके बाद में आपको क्या करना है? आंसर इस पे जाना है। तो पहले अपन जाते हैं हार्बर पे। अब सवाल ये आता है कि हार्बर की पनिशमेंट कहां दे रखी है? हार्बर की पनिशमेंट कहां दे रखी है? तो एक्चुअल में क्या होता है, अब आप आ जाओ यहाँ पे, ये आपके एक तरीके का पब्लिक ऑफेंस है। कैसा ऑफेंस है? पब्लिक है जो ऑफेंस है। तो अब आप ना इंडेक्स में सबसे पहले इस वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। देखो, ये महिलाओं वाले अपराध में तो मिल नहीं सकता, ये आपके बॉडी ऑफेंसेस के अंदर भी नहीं मिलेगा। ये कहां पे मिलेगा? पब्लिक ऑफेंसेस का, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट नहीं। और आगे आ जाओ, आर्मी वाले ऑफेंसेस नहीं, इलेक्शन वाले ऑफेंसेस नहीं, करेंसी नोट्स वाले ऑफेंसेस नहीं। मतलब देखो, थोड़ा तो हमें कैटेगरी। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि शायद यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इसमें 3 ही अपराध आता है, अनलॉफुल असेंबली, और दूसरा कौन सा था? आपकी राइटिंग और अफरे। मेन तो 3 ही अपराध है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अंदर मेन जो अपराध है वो 3 ही है, विधि विरुद्ध जमा, उसके बाद में बलवा, उसके बाद में दंगा। तो यहां पर भी संभावना कम है। पब्लिक सर्वेंट, अब इस केस में क्या ये बंदा पब्लिक सर्वेंट है क्या? नहीं, तो यहां होने की संभावना नहीं है। और आगे बढ़ो, पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट के अंदर हो सकता है मामला। यहां पर आप देखो, आपको डाउट किस चैप्टर में होगा? एक तो यहां पे हो सकता है कि भाई यहां पे हो सकता है पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी से भाग गया हो, तो शायद, तो धीरे धीरे तो अब ना, अब इस बेरेक में इस इंडेक्स को थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। क्या कहीं पर भी आपको हार्बर, अपनी नजरें चील और बाज जैसी रखनी है, आपको ये शब्द ढूंढना है। हार्बर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? संशय। तो ये वर्ड आपको यहाँ पे क्या करना है? ढूंढना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी दिखाई दे रहा है? नहीं 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 नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैं बिल्कुल खुद को आपके लेवल पे ले जाके सवालों को सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ। 220 में इलीगल बीडिंग हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। पब्लिक सर्वेंट को ये ऑब्स्ट्रक्ट करना वगैरह वगैरह, ये भी नहीं आएगा। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा। एक और है आपके सामने, पब्लिक जस्टिस। ये 2 ही चैप्टर है, बाकी के चैप्टर में तो कोई रिलेवेंसी बनती नहीं है। अब आप इससे अगला चैप्टर देखोगे ना, तो अगले वाले चैप्टर में तो हेल्थ सेफ्टी का मामला आ गया, वो अलग चला गया, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे तो उसके बाद रिलीजन का मामला आ गया, वो अलग चला गया। तो आपके पास में ये 2 चैप्टर है। अब यहां पर हमें क्या करना है? हार्बर को ढूंढना है। देखो, ये ऑरेंज मेथड है। अगर आपको सीधा नहीं मिले ना, तो थोड़ा दिमाग है जो लगाना है। देखो, अब मैं इंडेक्स को ढूंढता हुआ जा रहा हूं, मेरी नजर एकदम चील और बाज की तरह हार्बर शब्द को ढूंढ रही है। हार्बर हार्बर हार्बर, इश्यूइंग, साइनिंग, हार्बर वगैरह, कॉजिंग डिसअपीयरेंस, यहाँ पे नहीं देख रहा, इंटेंशनल ओमिशन, गिविंग फॉल्स एविडेंस वगैरह, फ्रॉडलेंट रिमूवल, डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम, फॉल्स। ये देखो, मेरे को पहला वर्ड मिल गया, हार्बर मिला। मतलब आप ना मेरी बात को उस एंगल से समझने की कोशिश करना। ये मैराथन सिर्फ आपको टिक कराने वाली नहीं है। मैं कभी भी ऐसा आप काम आपको नहीं करने वाला, आऊंगा टिक मार्क करा के आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं। मैं आप लोगों को वाकई उसके अंदर की चीजें बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है? हार्बर वर्ड हमको दिखाई देगी ना, तो जैसे ही हार्बर वर्ड दिखाई दिया, अब वहां पे थोड़ा रुक जाओ, अब वहां पे थोड़ा रुक जाओ, यानी कि आपको एक लोकेशन मिलनी चाहिए। तो ये मेरे को लोकेशन मिल गई 249 के संबंध में। क्या और भी कहीं पर हार्बर वर्ड है? तो देखो 243 में भी हार्बर वर्ड आपको दे रखा है, और सिमिलरली 254 में भी दे रखा है। बाकी आप देखोगे ना, तो और कहीं पे हार्बर वर्ड है जो नहीं है। यानी कि आपका जो आंसर है वो इन तीनों में छुपा हुआ है, 1, 2 और 3, इन 3 सेक्शन में आपका आंसर है। अब आप वापस सवाल पे आओ, हमें लोकेशन मिल गई, अब हम उस लोकेशन पे चले जाएंगे। अब बेरेक में 249 पे जाओ आप। ये मेरे पास बेरेक ओपन हो रखा है, ये मैं गया 249 के अंदर। अब सेक्शन पे तो पहुंच जाएंगे ना, ये तो ऐसा तो नहीं है कि सेक्शन पे भी नहीं पहुंच पाएंगे।
आपको अपने बेरेक में बकायदा ऊपर हर पेज के ऊपर सेक्शन नंबर लिखे रहते हैं और वो बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर होता है। तो ये मैं आ गया 249 के अंदर, ये देखो जी, ये 249, ठीक है। अब सवाल को देखो, सवाल क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हार्बर कर रहा है किसी ऑफेंडर को, ऑफेंडर कौन सी कस्टडी से भाग गया, एस्केप फ्रॉम कस्टडी, जिसमें पनिशबिलिटी कितनी है, 3 साल की है। अब आप जरा देखो, ये जो 3 है, तीनों में अंतर क्या है, ये जनरली हार्बरिंग को पनिश करता है, इसमें स्पेसिफिकली वर्ड लिखा हुआ एस्केप फ्रॉम कस्टडी। अब आपको आपके सवाल के अंदर भी वर्ड दे रखा है एस्केप फ्रॉम कस्टडी, दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है ना वो 253 में, मतलब कई बार इंडेक्स से ही आपको आइडिया लग जाएगा। अगर कोई रॉबर या डकैत अगर एस्केप हार्बर करते हैं तो वो 254 में आ जाएगा। ओके, तो ये है स्पेशल प्रोविजन, ये भी स्पेशल है, ये भी स्पेशल है क्योंकि इसमें स्पेशल वर्ड दे रखा है। तो आपका आंसर कहां पर, आपका आंसर 253 में। अब आप आओ 253 पे, मैं कैसे आया 253 पे, 249 को मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे स्पेशल वर्ड मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब ये मेरे पास में 253 है। अब 253 में क्या लिखा हुआ है, वहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। जब भी कोई व्यक्ति क्या करता है, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ चार्ज ऑफ सो एंड सो, लॉफुल कस्टडी के अंदर है और वहां से भाग जाता है वगैरह वगैरह, और कोई भी व्यक्ति उसको हार्बर करता है तो उसको सजा इस तरीके से मिलेगी। क्या मिलेगी, इफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन वाज इन कस्टडी, तो जिस अपराध के लिए वो कस्टडी में था वो अगर पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस है तो उसको सजा मिलेगी 7 साल की, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर बी, अगर जिस अपराध के लिए वो बंदा कस्टडी में था वो अपराध पनिशेबल कौन सा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है या फिर 10 साल तक की सजा वाला अपराध था, तो फिर हार्बर करने वाले को सजा मिलेगी 3 साल की। और अगर वो अपराध कैसा है, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर नॉट टू 10 ईयर्स, क्या है 1 ईयर है लेकिन 10 साल से कम है, 10 साल से क्या है इसके अंदर कम है, तो यहां पर आपके सामने कौन सा पॉइंट आ जाएगा, तो उसको सजा कितनी मिलेगी, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट, जो भी लॉन्गेस्ट है उसका 1/4। अब आप देखो इसने 3 बातें बता दी, ए बी सी, कि भाई अगर डेथ सेंटेंस वाला अपराध किया है तो सजा मिलेगी 7 साल की, ठीक है। अगर ऐसा अपराध कर रखा है एलआई या जिसमें सजा 10 साल तक की हो सकती है तो उसको कितनी सजा मिलेगी, हार्बर करने वाले को 3 साल की। और जो अदर मामले हैं, ऑफेंसेस विद इंप्रिजनमेंट, अदर वाले मामले जिसमें अब अदर कोई क्या, तो जहां पे 1 साल से 3 साल का मामला है तो उसको सजा कितनी मिलेगी, 1/4। अब आप मुझे बताओ ये कौन सी कैटेगरी है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हार्बर किया है ऑफेंडर को, हु हैज एस्केप्ड कस्टडी फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद सो एंड सो, अप टू 3 इयर्स का केस है जो यहां पर आपके आ रहा है, तो उसको क्या अपन 7 साल की सजा देंगे क्या। अच्छा देखो, इस सवाल में एक लैक्यूना भी है, पता है क्या, आपको AIB 21 के अंदर ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे जो ऑब्सोलेट हो चुके हैं। आईपीसी के अंदर मान लीजिए कई जगहों पे पनिशमेंट चेंज हुई है, मेरा पूरा विश्वास है कि इतनी वो बेवकूफी नहीं करेंगे पेपर सेट करने वाले, तो ऐसे केस में आप घबराना मत, मेथड आपको यही फॉलो करना है। इसमें हो सकता है कि आपका आंसर आईपीसी के अकॉर्डिंग है जो आ रखा हो, तो यहां पर क्या है, ऑफेंस पनिशेबल विद अप टू 3 इयर्स, तो अप टू 3 इयर्स का कैटेगरी किसके अंदर आएगा, अप टू 3 इयर्स का जो कैटेगरी है वो किसके अंदर आएगा, ये तो 10 साल को कवर करता है, तो 1 ईयर एंड 1 to 10 इयर्स, तो यहां पर आ जाएगी। इसमें सजा कितनी, 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, यहाँ पे कहीं पर 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म की बात इसने लिखी है क्या, नहीं लिखी है, तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स है जो हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, द लॉ प्रोवाइड एक्सेप्शन फॉर हार्बरिंग और कंसीलिंग बाय द हस्बैंड टू द वाइफ, मतलब वो क्या करता है एक तरीके से हस्बैंड और वाइफ को हार्बरिंग का ऑफेंडर जो एक्सेप्शन है जो देता है, ये बात सही है। आपको नीचे दे रखा होगा, ये देखो एक्सेप्शन क्या लिखा हुआ है कि दिस प्रोविजन नॉट एक्सटेंड टू हार्बर, किसके द्वारा, स्पाउस, स्पाउस का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, तो यहां पर क्या है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बराबर। अब देखो मैंने आप लोगों को भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग बात कर रखी है, हो सकता है ये सवाल आईपीसी के अकॉर्डिंग फ्रेम जो कर रखा हूं, घबराना मत, मैं आपको फिर से एश्योर करता हूं कि आपके जो मेन सवाल है वो एक तरीके से क्या आएंगे, अपडेटेड पनिशमेंट वाले सवाल आएंगे, ऑब्सोलेट पनिशमेंट वाले सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। नाउ अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं यहां पर अपन, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया, सही है सुनो, ये जो बात मैंने आप लोगों को समझाई है क्या ये आप लोगों के दिमाग में एंटर कर गई, किस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन में इंडेक्स में जाके सेक्शन की लोकेशन ढूंढी, फिर हम सेक्शन के ऊपर गए, वहां पे जाके चीजों को ऑब्जर्व किया। देखो हो सकता है मेरा मेथड अभी थोड़ा फटाफट आपको चल रहा हो, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल मैराथन वाले मूड के अंदर है, हमें फटाफट चीजों को ऑब्जर्व करना है, लेकिन आप इस तरीके से अगर एग्जाम की चीजों को डील करोगे ना, आपका लेवल अलग चला जाएगा। चलो भाई, अगला सवाल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ पर्सन अटेम्प्ट एन ऑफेंस, अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है कोई ऐसा अपराध जिसके लिए मैक्सिमम सजा कितनी है, 10 साल की, बड़ा बेसिक सा सवाल है, 10 साल की सजा है, तो बताओ भाई सेक्शन 62, अब देखो सेक्शन दे दिया, सेक्शन देखते ही आपको अलर्ट हो जाना है, सोचना ही नहीं है,
सबसे पहले क्या कर जाओ, सबसे पहले आप चले जाओ कहां पे, भारतीय न्याय संहिता के बेर एक्ट पे। यहां पर मैंने क्या करना है, भारतीय न्याय संहिता का, क्योंकि देखो मेरे को सेक्शन सवाल में ही मिल गया है, तो जब सवाल में ही मेरे को सेक्शन मिल गया है तो मेरे को भटकने की जरूरत ही नहीं है। देखो या तो सवाल में आपको सेक्शन नंबर मिल जाए या फिर आपको ऑप्शन में सेक्शन नंबर मिल जाए, आप समझ जाना कि ये सवाल ऐसा है, चाहे भले ही उसमें 30 सेकंड ज्यादा देना पड़े, लेकिन अपना सवाल वो करेक्ट अटेंड करना। आई रिपीट माय वर्ड्स, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर सेक्शन नंबर देखने को मिल जाए या फिर आपको ऑप्शंस में सेक्शन नंबर देखने को मिल जाए, हमेशा भले 30 सेकंड एक्स्ट्रा देना पड़े, 45 सेकंड एक्स्ट्रा देना पड़े, दे देना, बट उस सवाल को गलत अटेंड मत करना, क्योंकि उसका आंसर आपके सामने बकायदा आपके बुक्स के अंदर होगा। नाउ सी अटेंशन, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहां पर आ गए अपन, तो अब देखो ये मेरे पास बेर एक्ट है। बेर एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि भाई जो कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है और उसका अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दे रखा है, किसी ने क्या क्या अपराध किया, अटेम्प्ट है जो किया अपराध का, और मैक्सिमम जो एक्सप्रेस प्रोविजन कहीं पे नहीं दे रखा है, तो उसकी सजा कितनी होगी, तो उस केस में 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और एट द केस में भी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। तो अगर वहां पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे रखा है तो उसका आधा, वैसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को आधा करने के लिए हम LI को 20 साल मानते हैं, कितना, 20 साल के बराबर मानते हैं। तो अगर कहीं दे रखा हो ना कि ऑफेंस पनिशेबल विद LI, और उस केस में उसका अटेम्प्ट किया है, तो सजा कितनी होगी, तो सजा होगी LI/2, तो LI का मतलब 20 साल बट्टा 2 यानी कि 10 साल। अब इस केस में कितना है, अब वापस सवाल पे आ जाओ, यहां पे कह रहा है कि ऑलरेडी 10 साल से मैक्सिमम, तो लॉन्गेस्ट टर्म कितना, 10 साल, तो 10 साल का आधा कितना हो जाएगा, 5 साल। ओके, अब ये आंसर हमने कैलकुलेट करके निकाला है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इसका 1/2 है जो चाहिए, और 1/2 बकायदा आपको आपके बेर एक्ट में लिखा हुआ। अगला सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन नंबर मिल गया और फिर तुमने गड़बड़ी कर दी तो बहुत गलत बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग चीजों को कंसीडर करो, एक्टिविटीज में अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, मतलब एक तरीके से आपको इनको सीक्वेंस में कन्वर्ट एजो करना है, क्या करना है, सीक्वेंस में कन्वर्ट एजो करना है। अब ये क्या आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रखा है, वरना तो हमने क्या सेडिशन के अपराध को एक तरीके से पुराने वाले अपराध को खत्म कर दिया है, तो अब चूंकि आईपीसी के हिसाब से पूछा गया है इसलिए थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है, बाकी सेडिशन के बारे में भूल जाओ। पहले क्या होता था, आईपीसी में एक सेक्शन 124A हुआ करता था, ठीक है, तो वहां से सेडिशन का अपराध जाता था। अभी मतलब खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इसकी लोकेशन बदल दी है और नाम भी बदल दिया। मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये जो अपराध पड़ता है ना पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाला, तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाले अपराध के अंदर इसने क्या कर दिया है, इन्होंने मतलब कि इसको नए नाम से मेंशन है जो करवा दिया, थोड़ा सा नाम हम जो है इसका बदल दिया है, चेंज है जो कर दिया है। देखो आप जब इसको पढ़ोगे ना, तो यहां पर आपके सामने कुछ बातें इस तरीके से आ जाएगी कि भाई आप जो है ऐसा कुछ भी कर रहे हो, नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में कुछ जा रहे हो वगैरह, राइटिंग वगैरह कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो वो यहां पर आपके सामने बेसिकली कवर्ड जो हो जाता है। अब रही बात ऐसे सवालों को सीक्वेंस की, देखो ऐसे केस में हेल्प करती है इंडेक्स, मेरी बात याद रखना, ऐसे केस में क्या हेल्प करती है, इंडेक्स। अब जैसे वर्ड आया हाउस ट्रेसपास, तो अगर मेरे को ये पता है कि हाउस ट्रेसपास कैसा अपराध है, प्रॉपर्टी के खिलाफ अपराध है, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी वाले ऑफेंस पे जाऊंगा, चैप्टर नंबर 17 में। ये देखो यहां से मेरा प्रॉपर्टी का ऑफेंस स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर्टी वाला ऑफेंस। अब देखो हाउस ट्रेसपास कहां पर है, एकदम चील की नजर, फटाफट ढूंढो, थेफ्ट, स्नैचिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, रॉबरी, डिसऑनेस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, डिसऑनेस्ट वगैरह आ गया। आगे मेरी ये आगे मिस्चिफ, ठीक है, मिस्चिफ के बाद और आगे बढ़ो, यहाँ पे आपके सामने क्रिमिनल ट्रेसपास, ये आ गया हाउस ट्रेसपास, दिख रहा है, हाउस ट्रेसपास कहां पर है, सेक्शन 329 के अंदर है। चलो भाई, तो ये मेरे को 329 में दे रखा है, 329 में है जो दे रखा है, चलो नो प्रॉब्लम। फिर आपके सामने वर्ड है पब्लिक न्यूसेंस, फटाफट इंडेक्स पे अपनी नजर घुमाओ। अगर आपको पता है कि भाई जो पब्लिक वाले ऑफेंसेस है, यानी कि पब्लिक हेल्थ सेफ्टी वगैरह, तो उसमें पहला सेक्शन यही है, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी वाला जो चैप्टर है उसमें आपके सामने पहला सेक्शन ये देखो, पब्लिक न्यूसेंस, तो ये आ रखा है 270 के अंदर। तो यहां पे आप पेंसिल यूज कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। अगर एग्जामिनर बोले ना कि नहीं तुम पेपर पे पेंसिल यूज नहीं करते, उसको बोलना कि सर मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं लेकिन मेरे को पेंसिल यूज करने दो सर, ये एक तरीके से हमारे लिए पेपर में फाइंड आउट करना जरूरी है। और नहीं तो उसके सामने बोला अच्छा सॉरी मैं अभी ना रफ पेज पे कर देता हूं, एक बार उलझना नहीं, प्यार से पुचकार के उसको जाने दो, फिर वो चला जाए, फिर पीछे से अपना बड़े पेंसिल से करते रहना। तो थोड़ा बहुत बदमाशी तो नहीं सिंगल, आप लोग को चीटिंग वीटिंग तो कर नहीं रहे हो। तो 270 यहां पर आ गया। अब आप देखो मुझे बाकी के सेक्शंस नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट मुझे 2 की लोकेशन पता चल गई है ना। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सेक्शन वाइज। अब देखो ये आईपीसी के अकॉर्डिंग है, अब मैंने इसको बीएनएस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको शुरुआत में इंडेक्स में जाके स्विच कर सकते हो। आप समझ गए ना, अगर ये सवाल आईपीसी का पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं मेरे इंडेक्स में गया, 270 का कौन सा है, 268, ये लो जी,
ये मैंने लिख दिया, ये आईपीसी का 268 है। और कौन सा था 329, ये लो जी मैं बीएनएस के 329 में चला गया। कहां गया, ये रहा 329। तो आईपीसी का कौन सा है, आईपीसी ये वाले सेक्शन है 441 एक्सेट्रा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया कि भाई ये वाला पॉइंट जो है लगभग 441 के आसपास है जो आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो पहले कौन सा आएगा आपके इस केस में, सपोज करो कि फोर्थ और सेकंड में से फोर्थ पहले आएगा, फोर्थ पहले आएगा और सेकंड बाद में आएगा, ये कंफर्म है, बाकी का दो को हमको नहीं पता। तो आप सिंपली ये चेक करो इनमें से कौन से वो ऑप्शन है जिसमें फोर्थ पहले है। देखो फोर्थ और सेकंड में से यहां पे फोर्थ पहले है, अगर आप यहां पे देखोगे तो फोर्थ बाद में आ गया, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये आंसर हो नहीं सकता। अब आप यहां पे देखोगे तो यहां पे फोर्थ पहले, चलो ठीक बात है, और यहां पर भी, तो एक गलत ऑप्शन हमारा यहां से हट गया। अब रहा वाला कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर आपने गुड फेथ में कोई कम्युनिकेशन कर रखा है तो अब आप में से जिसने भी थोड़ा सा भी इसको ठीक ठाक पढ़ रखा है तो आपको पता है जनरल एक्सेप्शन दे रखे हैं हमको। क्या दे रखे हैं, जनरल एक्सेप्शन। तो जनरल एक्सेप्शन के अंदर शुरुआत में ही आपके सामने कई सारे पॉइंट है जो आते हैं, उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि भाई अगर कोई व्यक्ति गुड फेथ में कम्युनिकेशन है जो करता है, तो अब देखो ये वर्ड एग्जैक्टली मिलेगा आपको, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ लिखा हुआ, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। आईपीसी का 93 और इसका 31। आईपीसी का कौन सा है, आईपीसी का हो जाएगा 93 और इसका कौन सा है 31। तो थर्ड कहां पे आएगा, थर्ड इनसे पहले आएगा। तो वो ऑप्शन जहां पे फोर्थ और सेकंड से पहले थर्ड हो, अब इसमें फोर्थ को सबसे पहले दे दिया तो ये भी ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन यहां से क्या हो गया, खत्म है जो हो गया। थर्ड सबसे पहले, थर्ड या तो आपके ए में पहले आ रहा है या फिर बी में पहले आ रहा है, लेकिन इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या बन गया, ये सवाल बहुत बढ़िया है ना, कुल मिला के इन्होंने इस तरीके से है कि आपको सारे ऑप्शन डील करने पड़ रहे हैं। तो दो ऑप्शन तो हट गए, ये हट गया, ये हट गया, अब आपके सामने ये बचे। अब आप चाहो तो थोड़ा सिटीजन का मामला डील अगर हो पाए तो अच्छी बात है। एक्चुअली क्या है कि 124A आईपीसी के हिसाब से, ये आईपीसी का सेक्शन है 124A वाला पॉइंट वगैरह है ना। तो आईपीसी टू बीएनएस अगर आप सर्च करोगे तो आपको उस टेबल के अंदर देखने को मिल जाएगा, जैसे ये टेबल मेरे पास में, इसमें 124A कहां पर है। देखो यहां पे आपके लिए ना मैं सच बता रहा हूं, आप ये मत सोचना है मैं तारीफ कर रहा हूं लिंकिंग बेरेट की, बट यहां पर ऐसे मामलों में लिंकिंग बेरेट आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, है ना। जैसे कि ये मेरे पास में सेक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो मैं आईपीसी का पर्टिकुलर सेक्शन जो है फाइंड आउट कर लेता हूं। ये देखो ये मेरे पास में 124A, तो 124A का मामला यहाँ पे क्या हो गया, डिलीटेज हो गया। 124A का सेगमेंट उस जगह से यहां से क्या हो गया, एक तरीके से डिलीटेज हो गया, लेकिन वहीं पर आपको 152 देखने को मिलेगा, वो वहां पर आपको मेंशन है जो कर रखा है। तो थोड़ा हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चीजों को फाइंड आउट है जो कर सकते हैं। एनीवे नाउ गेट बैक टू द मेन थिंग। तो खैर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सबसे पहले आएगा वो आपका आएगा ये जो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ वाला पॉइंट है, यानी कि थर्ड सबसे पहले आएगा, तो ये नंबर 1 पोजीशन पर है। उसके बाद में आपका सेकंड सिटीजन आएगा नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे नहीं, इसका सही आंसर होगा ए। अब देखो मुझे पता है मेहनत लगी है, मुझे इस सवाल का आंसर फाइंड आउट करने में कम से कम कितने 1 मिनट तो कम से कम लगा होगा, 1 मिनट क्या 2 मिनट भी लग सकता है। आप इस बात की गलतफहमी मत पालना, आपके पास हर सवाल को अटेंड करने के लिए कम से कम कितना टाइम पीरियड है पता है, 100 सवाल है और 180 मिनट है। कितने हैं आपके पास, 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस है और आपका टाइम कितना 180 मिनट, यानी कि ऑन एन एवरेज आपको एक सवाल को अटेंड करने में 1.8 मिनट का टाइम है। और मैं तो कह रहा हूं आपका फोकस होना चाहिए एटलीस्ट 80 सवालों पर। अगर आपने 80 सवालों पर भी फोकस कर लिया तो भी बेड़ा आराम से पास हो जाएगा। तो मैं तो 100 तो मान ही नहीं रहा, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप जितनी पढ़ाई करके जा रहे हो 80 सवाल का आपका पेपर है, उसमें से आपको 45 से तो लेके आना है। यानी कि अगर आप एक सवाल पे 2.5 मिनट भी देते हो तो भी आप पेपर अटेंड है जो कर सकते हो, घबराना वगैरह मत। लेकिन आप एक एवरेज लेके चलो कि भाई मेरे को ऑन एन एवरेज एक सवाल पे 1.5 मिनट देना है। लेकिन इसमें कुछ सवाल आसान भी होंगे जिनको आप फटाक से फाइंड आउट 30 सेकंड के अंदर फाइंड आउट कर लोगे, तो कुछ सवाल होंगे जहां को आप कम समय में सॉर्ट आउट कर लोगे, कुछ सवालों के अंदर ज्यादा समय लगेगा, तो बैलेंस बना हुआ रहेगा। तो घबराना मत। अपना पहला टारगेट क्या है, टॉप 50 सिक्योर करो, पहले से खुद को पास करो, सबसे पहले वो जरूरी है। ओके, हमें वहां पर कोई गोल्ड मेडल नहीं लेना है, मैं आपको खुला कह रहा हूं, शाम दाम दंड पे सीधी 100 बातों की एक बात है, पास होना है तो पहले तो 50 नंबर सिक्योर करने ही कर ले। करेक्ट, चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहां पर अपन। अब ये एक मैगजीन है, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजा। इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजा मतलब लॉ का जो इग्नोरेंस है उसको माफ है जो नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिक सा फैक्ट है यहाँ पर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो इन्होंने सीधा इसका मतलब है जो पूछा है। तो अब देखो ऐसे केस में कहीं सेक्शन वेक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, ये जनरल ट्रेंड है। ये सवाल वही कैंडिडेट सॉल्व कर सकता है जिसने थोड़ा बहुत पहले से कॉन्सेप्चुअल स्टडी है जो कर रखी हो। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, सीधा इसका आंसर ए जो हो जाएगा। अब है ना
मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूंगा, स्विच करूंगा कहां पे, अगले पॉइंट पे जो स्विच करने वाला हूं, यानी कि सीधा हम आ जाएंगे बीएनएस पे, क्योंकि मैंने बीएनएस पे भारतीय न्याय संहिता पे थोड़ा जरूरत से ज्यादा टाइम दे दिया, और इसलिए मैं यहाँ पर मैं सारे जो अपने पेरेक के प्रोविजन है, कम से कम हर एक के 15-20 सवाल सॉल्व है जो करवाना चाहता हूँ। अब देखो जी, यहाँ पर आपके बीच में क्या आ रहा है, अंडर सेक्शन 290 बीएनएस के अंदर आ जाइए। अब अंडर सेक्शन 219 देखो, सीधा आपको क्या मिल गया, सेक्शन मिल गया ना। जब सेक्शन मिल गया तो सोचना ही नहीं है, सेक्शन मिल गया तो सीधा जंप करके कहां पे चले जाओ, सेक्शन पे चले जाओ। जब आप 290 का सबसेक्शन 1 पढ़ोगे, अब मैं आपके बीच में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बेर एक्ट ओपन कर रहा हूं। ओके, यहां पर आपके बीच में जो एलिमेंट है, इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बेर एक्ट मैं आपके बीच में ओपन करने जा रहा हूं, और ये रहा बेर एक्ट। देखो जी, तो अब मेरे पास बेर एक्ट है। सवाल क्या पूछ रहे हैं, 290 में, तो यहां से मैं जंप करके कहां जाऊंगा, यहां से मैं जंप करके मेरे को जाना है सेक्शन 290 के अंदर। देखो मैं डिजिटल कॉपी इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको स्क्रीन पर दिख सके, लेकिन आप लोगों को अपनी हार्ड कॉपी को क्या करना है, यूटिलाइज जो करना है। तो देखो जी, ये आ गया हमारे बीच में 290 का सबसेक्शन 1 आ गया, 290 सबसेक्शन 1। अब इसने मेरे से सवाल क्या पूछा है, इसने सवाल पूछा है कि भाई 290 में जो एप्लीकेशन है प्ली बार्गेनिंग की, प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशंस हैं वो एक तरीके से कितने दिनों में होगी, हाउ मेनी डेज। तो जब आप इस सेक्शन को पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है कि भाई अ पर्सन एक्यूज और अवेयर वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कितने दिनों में, 30 डेज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डेज। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ऐसे सवाल में तो अपना एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। ओके, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपना एक भी नंबर है जो वहां पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छा मान लो ये सेक्शन नहीं दे रखा होता तो कैसे सॉल्व करते इस सवाल को। अगर मान लो सेक्शन नंबर नहीं दे रखा होता तो मैं सवाल के अंदर कीवर्ड को ढूंढता। देखो ये सेक्शन नहीं है, ओके, ये आपके नंबर ऑफ डेज लिखे हुए, दीज आर नॉट द सेक्शंस। तो फिर मैं कीवर्ड ढूंढता, कीवर्ड क्या है, प्ली बार्गेनिंग। तो अब मैं यहां पर ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की इंडेक्स में जाता। मेरी बात को बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं क्या करता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की इंडेक्स पे जाता। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूं। तो यहां पे मैंने भारतीय नागरिक संहिता ओपन किया और ये इसकी इंडेक्स ओपन की। अब देखो, तो मैं क्या करता, इस इंडेक्स में सिंपली जाके देखता भाई प्ली बार्गेनिंग का है। एक बात मेरी याद रखना, आपको इंडेक्स दोनों यूज करनी है। पहले आपको चैप्टर वाली इंडेक्स यूज करनी है, सीधे सेक्शन में मत चले जाना। अब जैसे मान लो कोई सेक्शन तो इसमें बहुत लंबे चौड़े हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो टोटल ऐसे करते करते ये 440 मतलब क्या, सॉरी 531 सेक्शंस है। तो 531 सेक्शंस पूरे ऑब्जर्व करने के बजाय पहले आप एक बार क्या करो, ये आप पढ़ो कौन सा चैप्टर। तो इस चैप्टर में कहीं पे प्री बार्गेनिंग है क्या, ये देखो दिमाग लगाओ। तो यहां पर एकदम बाज की नजर सॉरी, प्रिलिमिनरी, क्रिमिनल कोड, पावर ऑफ कोर्ट, सुपीरियर ऑफिसर, अरेस्ट वाला प्रोविजन, अपीयरेंस को कंपेल करना, प्रोडक्शन को कंपेल करना, ठीक बात है चलो। फिर ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है कुछ, यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी की बात है, ये मेंटेनेंस का प्रोविजन है। फिर ये ट्रैंक्विलिटी के संबंध में है, ये आपके प्रिवेंटिंग एक्शन है पुलिस का, ये आपके पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की पावर जो देता है, ये कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे क्या रखा है, कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन प्रोसीडिंग, समन वगैरह, कंप्लेन के केसेस, यहाँ पर ये मामला, चार्ज फ्रेमिंग, यहाँ पे सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल, वारंट केस की ट्रायल, समन केस की ट्रायल, समी ट्रायल, ये बड़ा प्ली बार्गेनिंग। दिख गया, अब दिख गया तो मतलब कहां पर रेंज है, 289 से। तो अब ये मेरा क्राइटेरिया, तो टोटल 531 सेक्शंस में से मुझे कहां पे जाके ढूंढना है, यहां जाके ढूंढना है, 289 से लेकर 300 इसके बीच में। अब मैं वापस अपनी इंडेक्स की रेंज में आऊंगा, 289 से मतलब सेक्शन की रेंज में। तो अब यहां पर मुझे सेक्शन में 289 पे आना, बाकी सारे सेक्शन को छोड़ के। ये देखो, अब आप देख पा रहे हो ना, ये मेरे को मिल गया प्ली बार्गेनिंग, ये इसके सेक्शंस है 289 से लेकर 300, यानी कि मेरा आंसर इसके बीच में छुपा पड़ा है। ये पुराने वाले सेक्शन है सीआरपीसी के, ठीक है, बाई चांस अगर सीआरपीसी के सेक्शन आ जाए तो। अब आप देख पा रहे हो इसने क्या सवाल पूछा है कि भाई एप्लीकेशन जो है वो कितने दिनों में होगी। अब ये एप्लीकेशन बकायदा फाइल करने की बात कर रहा है। जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर आपके सामने क्या आ जाएगा, कहां गया इंडेक्स, ये इंडेक्स, हियर इट इज इंडेक्स। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, ये लिखा हुआ है। एक तो है कि चैप्टर कहां पे एप्लीकेबल होगा, एक है इस प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कहां पर आएगी। तो अगर मान लीजिए कि मुझे सवाल के अंदर ये सेक्शन नंबर नहीं दे रखा है, तो आपको पता चला मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा इस चीज को, मैं फाइंड आउट करूंगा कीवर्ड से। ओके, मैं कहां से फाइंड आउट करूंगा, कीवर्ड से फाइंड आउट है जो करूंगा। एक मैं आपको और ट्रिक है जो बता रहा हूं। देखो जी, आपका जो ये बेरेट है ना, इस बेरेट के एंड में मैंने एक कलाकारी और करी है। क्या है वो कलाकारी, देखो जब आप इस बेरेट को एंड में लेके जाओगे ना, तो आप लोगों को हर सेक्शन के कीवर्ड मेंशन किए हुए, ये देख पा रहे हो आप, ये आपके 531 सेक्शंस है। ये स्पेशल चीज यूनिक है बिल्कुल, और सिर्फ लिंकिंग बेरेट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसमें मैंने कीवर्ड मेंशन कर रखा है
कि भाई ये आपका चैप्टर सो एंड सो 30 चैप्टर हो गया, ये 31 चैप्टर हो गया। अब जैसे ये वाला कौन सा चैप्टर था मेरा 289 चैप्टर नंबर 23। अब आप देखो ये मैं 23 चैप्टर पे आता हूं, यानी कि मेरा जो प्ली बार्गेनिंग वाला चैप्टर है, तो यहां पर मैंने क्या कर रखे हैं, उनके स्पेसिफिक कीवर्ड मेंशन है जो करा रहे हैं। ये देखो आप कीवर्ड में क्या है, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, ये दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजल, जजमेंट, सेम पावर, सेट ऑफ, ओवरराइडिंग, नॉट टू बी यूज वगैरह वगैरह, या चाइल्ड के केस में इसको एप्लीकेबल है जो नहीं करवाया जाएगा। तो ये चीजें ना आप इंडेक्स से भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये तभी यूज करना जब आपने कीवर्ड का यूटिलाइजेशन कर रखा है। ओके, मेरे को पता है कई बार है ना, मैं आपको शायद समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये जो बेरेक्ट है वो धीरे धीरे आपको इसके अंदर की फीचर्स पता चले, हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको स्पेसिफिक चीज देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पर मैं भारतीय न्याय संहिता का बेरेट एक बार के लिए क्लोज कर देता हूं, बार बार बीच में आ रहा है, और फिर हम बीएनएसएस के ऊपर फर्दर वर्कआउट करेंगे। अगला पार्ट आपके बीच में, अगला सेक्शन क्या है जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18, सेक्शन नंबर दे दिया, सोचना ही नहीं है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन नंबर 18 में। तो पहले सवाल क्या कहता है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन आ जाओ बेरेट के सेक्शन नंबर 18 के अंदर। तो यहां पर मैं इसके अंदर, ये मेरा बेरेट है, और सीधा मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना बेरेक्ट ओपन कर दूंगा। मतलब मैंने सवाल पूरा पढ़ा ही नहीं है, फिर भी मैं सीधा बेरेक्ट के सेक्शन को ओपन करके रख रहा हूं, सेक्शन नंबर 18। सर ये समझदारी तो है, अरे बिल्कुल समझदारी है यार, अपने को वहां पे कौन सा जो है खुद को एकदम राजा हरिश्चंद्र बताना है, अपने को जैसा भी हो बेड़ा पार करना है अपना। ये मैंने सेक्शन 18 ओपन करके रख दिया, इससे आपका समय बचेगा, ठीक है, क्योंकि सवाल ने खुद ने मेरे को सेक्शन दे दिया। अब ये मेरे को पूछ रहा है कि बताओ भाई मिनिमम पीरियड ऑफ प्रैक्टिस चाहिए कितनी चाहिए ताकि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एलिजिबल हो सके। मतलब ये मेरे को एक्सपीरियंस पूछ रहा है, पीपी बनने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। अब मैं यहां पर अपना स्पेशल जो है वो अलार्म सेट करूंगा। मेरे को सेक्शन 18 के अंदर, अब देखो इसने मेरे को सबसेक्शन नहीं दिया ना, इसने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि 18 का सबसेक्शन कौन सा है, जबकि सेक्शन 18 को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें तो आपके 1 2 3 4 5 6 मतलब 8 जो है सबसेक्शन दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 8 सबसेक्शन दे रखे हैं। अब मेरे को नहीं पता कि भाई कौन से सबसेक्शन के अंदर है, तो आपकी स्पीड होनी चाहिए चाचा चौधरी वाली। यहां पर आप फटाफट ये फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करोगे कि कितने नंबर ऑफ पीरियड ऑफ प्रैक्टिस, ये आपका कीवर्ड हो गया पीरियड ऑफ प्रैक्टिस, है ना। अब इस वर्ड को ढूंढना शुरू करो, तो यहां पर आपके बीच में एकदम फटाफट स्पीड में चलो, कहीं पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस दिख रहा है क्या, यहाँ पर आफ्टर कंसल्टेशन नहीं, यहाँ पे नहीं, सबसेक्शन 1 के अंदर नहीं दे रखा है। इसके बाद सबसेक्शन 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है बट प्रैक्टिस कहीं नहीं लिखा हुआ है। एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, पीपी अपॉइंट कर सकती है बट यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं लिखा हुआ है। सबसेक्शन 4 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, सेशन जज से कंसल्ट करके नेम पैनल प्रिपेयर कर सकता है बट यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं लिखा हुआ है। नो पर्सन शैल बी अपॉइंट बाय स्टेट गवर्नमेंट एज द पीपी और एपीपी फॉर द डिस्ट्रिक्ट रूल वगैरह वगैरह, ये भी इन्होंने नॉन क्वालिफिकेशन रखी है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन वेयर स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर, जहां पे रेगुलर कैडर है वहां पे उनमें से अपॉइंटेड किया जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है। फिर और आगे बढ़ो, रेगुलर कैडर कौन कौन होते हैं, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की डेफिनेशन जो दे रखी है। फिर आप आगे देखो, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पीपी और एन एडिशनल पीपी ओनली इफ ही हैज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए आपको जिस वर्ड को मैं ढूंढ रहा था वो वर्ड मेरे को यहां पे मिल गया, और इसके साथ में से लिखा हुआ नॉट लेस देन 7 years। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द आंसर, ओके। और अगर मान लीजिए यहां पर आपको क्या बनना है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है एसपीपी, तो आपका आंसर होगा 10 years। वापस आ जाओ सवाल के अंदर, व्हाट इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। तुम सो गए ना, हेलो, समझ में आया मैं ये कैसे कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि तुम ये सोच रहे हो कि तंसु सर का ऊपर वाला मामला सटक गया है, अब वो पता नहीं कैसे फटाफट पढ़ा रहा है। मैं एक्चुअली वो पैटर्न बताना चाहता हूं जो हम एग्जाम में डील करेंगे, और सच बताए ना तो यही काम आने वाला है। अभी मैं टिक मार्क करूंगा, मेरे को कौन सा तुमको जज बनाना है। अभी तुम लोग किताबें लेके जा रहे हो तो तुमको किताबों को यूज करना आना चाहिए, सीधा मेरा फंडा तो ये। अब तुमको मेरे को पागल समझना है तो पागल समझ लीजिए, पर ध्यान रखना इतिहास तो पागल ही बदलता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, चलिए, तो पीपी के केस में 7 साल और साथ ही साथ में क्या है आपके एसपीपी के केस में कितना होगा, 10 साल एज होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फटाफट। ओहो इतना बड़ा सवाल, देखते ही डर आ जाए, सर यही तो सवाल है, हमारी सिट्टी पिट्टी गुल कर देते हैं एग्जाम के अंदर। तुम टेंशन ना लो, व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर। देखो क्या लिखा हुआ इस केस के अंदर, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे, एक का नाम है एसर्शन, दूसरे का नाम है रीजनिंग, ठीक है। चलो भाई पढ़ो इसको, मैं आपको तरीका बता देता हूं, वैसे तो मैं आपको कल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जब भी ऐसे सवालों को सॉल्व करते हो तो दोनों को एक बार पहले इंडिपेंडेंट समझो, इंडिपेंडेंट समझ के ट्रू या फॉल्स फाइंड आउट करो, और उसके बाद में दोनों के बीच का लिंकिंग है जो पता करना चाहिए। अटेंशन, ये वैसे आपको बता दूं एआईबी 20 में आ रखा है, ठीक है। एनी पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट इन न्यूज़पेपर डिक्लेयर्ड फॉरफिटेड, ऐसा न्यूज़पेपर जिसको सरकार ने फॉरफिट डिक्लेयर है जो कर दिया है,
उसमें आपका इंटरेस्ट है, यू आर इंटरेस्टेड पर्सन, तो आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट को अप्लाई कर सकते हो। किस बात के लिए अप्लाई कर सकते हो, टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन, इस तरह के डिक्लेरेशन को सेट असाइड करने के लिए विद इन 2 मंथ ऑफ द पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट। अब एक बार तो लगता है कि यार ये बीएनएसएस का सवाल है या हाईकोर्ट की कोई अलग से पावर दे रखी है। एक्चुअल में क्या होता है, अब आप लोगों को मैं कुछ बातें याद कराता हूं। जब हम लोग लिंकिंग ऐप पर एआईबी का गाइडेंस रैपिड रिवीजन में डील कर रहे थे, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि वारंट जो है वो 4 केस में इश्यू किए जाते हैं, है ना, वारंट 4 केस के अंदर इश्यू किए जाते हैं, ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे। तो उसमें से एक केस ये भी है कि सरकार अगर मान लीजिए इस तरह का कोई भी न्यूज़पेपर या प्रिंट पब्लिकेशंस वगैरह है जो ऑब्सीन वगैरह है, तो सरकार क्या करती है, उसको एक तरीके से फोरफीचर करने का आदेश देती है। और जैसे ही सरकार ने ऐसा आदेश दिया, फिर कोर्ट क्या कर सकता है, सीधा सर्च वारंट जारी कर सकता है। तो सर्च वारंट कौन कौन से केसेस में हो सकते हैं, ये पॉइंट यहां पर आपके सामने एप्लीकेबल है जो होगा। अब पता है, तो ये सवाल कहां से आ रखा है, ये सवाल आ रखा है सर्च वारंट वाले प्रोविजन से। चलो भाई, सर्च वारंट वाले प्रोविजन को पहले फाइंड आउट करो कहां पर है। देखो सर, ये इसके लिए ये बात भी तो याद रहनी चाहिए ना कि सर्च वारंट, अब थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ेगा भैया, ऐसे थोड़ा है। सर्च वारंट वाले प्रोविजन के अंदर आपको ये चीज देखनी है। अब ये देखो सर्च वारंट का प्रोविजन है, ठीक है, यहां पर आपके बीच में 96, 97, 98 वगैरह। अब आप 98 को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सर्टन पब्लिकेशन फोरफिटेड लिखा हुआ है, सर्टन पब्लिकेशन फोरफिटेड। और फिर क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट, कि आप ऊपर वाली जो फोरफिट है ना, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हो। तो सर्च वारंट, हमारा दिमाग इतना होना चाहिए कि सर्च, मैंने क्या कहा, ये सवाल थोड़े कॉन्सेप्चुअल होता है, इनसे आपको ये फाइंड आउट करना है कि लोकेशन कहां पर है, ठीक है। अब देखो यहां पे इसमें कहीं पे इन्होंने सेक्शन नहीं दे रखा है, ऐसे क्या, और आप ये मत सोचो कि सीआरपीसी लिखा हुआ है तो आपके बीएनएसएस में आएगा नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 99.99% प्रोविजन सीआरपीसी के आपके बीएनएसएस के अंदर है, ठीक है, तो गलत फहमी मत पालना। नाउ अब ये पॉइंट आया, तो पहले इसको सर्च आउट करो कि ऐसा ही है क्या, मतलब इसमें वाकई में ऐसा लिखा हुआ है। एंड एनी पर्सन क्या कर सकता है, सेट असाइड, देखो वर्ड करो, सेट असाइड द डिक्लेरेशन, ये कीवर्ड पकड़ना अपन को, सेट असाइड द डिक्लेरेशन। अगर शुरुआत में पता नहीं चल रहा है, ऑरेंज कैटेगरी में डालो, बाद में जब टाइम बचेगा तो इसमें दिमाग लगाना, नहीं तो ये एक सवाल आपके 5 मिनट ले लेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इस तरह के जब लंबे चौड़े सवाल आते हैं ना, तो पहले इनको ऑरेंज कैटेगरी में डाल दिया करो, क्योंकि एक सवाल को सॉल्व करने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। क्योंकि आप डायरेक्टली पढ़ रहे हो ना, आपको एग्जैक्टली लोकेशन अगर नहीं पता है तो 5 मिनट, लोकेशन पता है तो 2.5 मिनट, ये एक सीधा सा क्राइटेरिया। अब देखो मेरे को लोकेशन मान लो पता चल भी गई कि भाई ये सेक्शन 99 है, मैं डायरेक्ट ओपन करूंगा, फटाफट जाऊंगा सेक्शन 99 के पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेक्शन 99 के पास में गया, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे भी प्रोविजन कोई छोटा मोटा तो लिखा हुआ नहीं है, ये प्रोविजन भी एक तरीके से यहाँ पे इस तरीके से क्या हो रहा है, ये इशू किया गया। सर ये क्या होगा, अरे डोंट वरी, पीडीएफ ओपन किया था ना, तो ज्यादा लंबा चौड़ा पीडीएफ होता तो बेचारा कभी कभी थक जाता। अब देखो ये एप्लीकेशन, अब 99 के अंदर भी 5 सबसेक्शन है, मैं मासूम सा बच्चा कब कब इसको पढ़ूंगा, इसलिए इसको मैं ऑरेंज कैटेगरी में डालूंगा। एंड मैं इसको थोड़ा पूरा समय जो दूंगा, अगर मेरे को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है तो इतना जरूर ध्यान रखना कि ये सवाल दिखते बड़े हैं लेकिन ये सॉल्व होता है। तो यहां पर आगे फाइंड आउट करोगे, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द न्यूज़पेपर वगैरह, तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है 2 महीनों के अंदर, कहां पे, इसको एक तरीके से सेटिस्फाइड करेंगे, किसको, हाई कोर्ट को, यही बात लिखी हुई है इसके अंदर। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये तो मेरे को पता चल गया। अब दूसरा, स्पेशल बेंच ऑफ हाई कोर्ट टू हियर सच एप्लीकेशन, स्पेशल बेंच बैठेगी जिसमें क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 जजेस होने चाहिए। अब देखो इन्होंने यहां पे थोड़ी गड़बड़ कर दी, एग्जैक्टली 3 जजेस रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाईकोर्ट, हाईकोर्ट की चाहे कितनी भी स्ट्रेंथ हो, अब किसी हाईकोर्ट में 2 जज ही है तो बेचारा 3 कहां से लाएगा, तो घर से छोटे बच्चों को पकड़ के लाएगा क्या, नहीं। तो यहां पे इन्होंने ये बात लिखा, जब आप इस प्रोविजन को पढ़ोगे तो यहां पर क्या आ गया, ये ऐसी एप्लीकेशन जो है वो किसके सामने लगेगी, वेयर द हाईकोर्ट, देखो यहां पे लिखा हुआ है हाईकोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर जजेस, तो स्पेशल बेंच बैठेगी 3 जजेस की। लेकिन मान लो हाईकोर्ट के अंदर लेस देन 3 है, तो वहां पे हाईकोर्ट की फुल बेंच बैठेगी, फुल बेंच मतलब ऑल द जजेस। अब देखो ये जो लैंग्वेज है ना, और ये जो लैंग्वेज है वो मैच नहीं कर रही है, मतलब इसने क्या बोला, एग्जैक्टली 3 बैठेगा चाहे कोई भी कैपेसिटी कितना हो हाईकोर्ट की, तो ये हो गया फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो गया कि भैया ए तो करेक्ट है, ए एक तरीके से क्या है, करेक्ट है, और बी जो है वो करेक्ट नहीं है। तो व्हाट विल द आंसर, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। और पता है अगर ये करेक्ट होता, अगर इसमें यही लैंग्वेज लिखी होती एग्जैक्टली जो बात यहां पर आ रखी है
कि भाई देयर शुड बी 3 जजेस इफ इन द हाई कोर्ट हैव 3 और मोर, और ऑल द जजेस इफ हैव द लेस देन 3, तो हम क्या लिखते हैं पता है? तो हम ये मेंशन करते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आर क्या है? इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जब आर खोटा ही हो गया, जब आर क्या हो गया? खोटा ही हो गया, तो फिर वहां पे मामला आता है। लेकिन इसमें एक पता है बात और भी है, ये अगर स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होता और ये ट्रू होता, लेकिन इससे कनेक्टेड नहीं होता, तो हम आंसर ये करते कि भाई दोनों अपनी जगह पे सही है, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता। यहां तो क्या हो गया? ए ट्रू है और आर फॉल्स हो गया। पहले हमेशा आपको ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें क्या करती है? मायने है जो रखती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पर अपन, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, ऐसे सवाल आपको थोड़ा परेशान करेंगे, आपको परेशान होना। एक और सवाल आ गया कि भाई बीएनएसएस के अंदर इफ द प्रोक्लेम, अब देखो वर्ड आपको मिल गया प्रोक्लेम, कहीं पर सेक्शन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो इंडेक्स में जाओ ढूंढो प्रोक्लेम प्रोक्लेम प्रोक्लेम, कहां दे रखा है ना? यहां पर आप आएंगे तो आपको इसी पार्ट के अंदर जो अपीयरेंस को क्लेम करता है ना, किसी भी व्यक्ति की अपीयरेंस को कंपेल करना, तो उसमें समन आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वारंट आ रहा है, वारंट के बाद अगर आप देखोगे तो प्रोक्लेमेशन, यानी कि आपका जो आंसर है वो यहां पर है। अब प्रोक्लेमेशन का एक ही सेक्शन है, प्रोक्लेमेशन का सेक्शन ही एक ही 84, और तो कोई सेक्शन ही नहीं है, तो फटाक से बेरेट के अंदर सेक्शन 84 ओपन कर दो ना, अपने को इधर सोचना ना उधर सोचना। ये मैंने क्या कर दिया? 84 यहाँ पे ओपन है जो कर दिया, ये 84 ओपन कर दिया। अब 84 हालांकि है लंबा चौड़ा, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। टोटल 5 सब सेक्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। बट पहले देखे तो सही इसमें लिखा हुआ क्या है। पहला पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है? अब देखो, अब आपके पास लोकेशन है, एक साइड में आपके बेरेट है, 84 आपने ओपन करके रखा है। सी इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर विद इन द टाइम, तो कोर्ट क्या करेगा? रिलीज कर देगा प्रॉपर्टी को। तो आपको कीवर्ड मिल गया रिलीज। अब 84 में ढूंढो यार, कहां रिलीज कहां दे रखा है? तो देखो यहाँ पे तो प्रोक्लेमेशन है, ये कह रहा है कि 30 डेज में आना पड़ेगा, ठीक है? प्रोक्लेमेशन फिर कैसे पब्लिश करना है वो यहाँ पर आपको दे रखा है, चलो ठीक बात है। फिर स्टेटमेंट बाय राइटिंग इश्यूइंग प्रोक्लेमेशन जो है वो इस तरीके से पब्लिश है जो किया जाएगा सो एंड सो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलीज वर्ड कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? प्रोक्लेमेशन। अब देखो थोड़ा ऐसे घुमाओ खुद को, विद डेथ वगैरह सो एंड सो वगैरह वगैरह, यहाँ पे आपके सामने हो गया शेल अप्लाई टू डिक्लेरेशन मेड वगैरह। द कोर्ट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश, ये तो हो गया पॉइंट। यहाँ पे कहीं हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? एब्सकॉन्डेड कंसील हिमसेल्फ, इट शैल बी पब्लिक रीड, इट शैल बी अफिक्स्ड टू द कॉपी, इफ थिंग्स विद डायरेक्ट कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश वगैरह वगैरह, स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग वगैरह वगैरह। तो यहां पर आपको मोटा मोटी कहीं पर जो है ना वो वर्ड दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये तो आ गया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कि भाई अपराध अगर इस तरीके से 10 साल से ज्यादा का हो तो क्या किया जा सकता है? उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है। तो ये तो अलग बात होगी, यहाँ तो डिक्लेरेशन अलग पार्ट आ गया, और फिर ये प्रोविजन लागू हो जाएंगे। मतलब इस सेक्शन में मेरे को प्रोक्लेम्ड तो दिख रहा है, लेकिन उस बंदे को मैं रिलीज करूंगा अगर वो आ गया तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कहीं कहीं थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर विद इन द टाइम, कोर्ट शैल रिलीज द अटैच प्रॉपर्टी। अब देखो आप समझना, रिलीज द अटैच प्रॉपर्टी, तो जब मेरे को पहले में आंसर नहीं मिला तो मेरे को दूसरा कीवर्ड पकड़ना पड़ेगा अटैचमेंट, यानी कि प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। तो अटैच हो चुकी है, इसका मतलब यहां पर मेरे पास कहीं ऑप्शन आएगा अटैचमेंट ऑफ द पर्सन, एब्सकॉन्डिंग, आइडेंटिफिकेशन। फिर ये देखो वर्ड आ रखा है रिलीज, रिलीज ऑफ द अटैच प्रॉपर्टी, वर्ड आ रखा है रिलीज ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। देखो इसी तरीके का कंफ्यूजन वहां पर भी होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपके सामने अभी एक रियल टाइम कंफ्यूजन क्रिएट करके बताया कि यार 84 ओपन तो कर दिया, बट 84 के अंदर आंसर दिखाई नहीं दे रहा। घबराना नहीं उस टाइम के अंदर, उसी समय आप लोगों को दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना है। ये देखो कि यार ये तो 84 में तो नहीं मिल रहा, तो कहां मिल सकता है? तो थोड़ा इंडेक्स के नीचे आओ, यहां पर वर्ड है रिलीज। अब ट्राई करो 88, फटाफट 88 पर आ जाओ। तो 88 में हमें जैसे ये लैंग्वेज मिल गई, देखो चॉइस आपकी, अगर आप हिम्मत हार गए तो बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अब देखो, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड प्रोक्लेमेशन, कोर्ट क्या करेगा? शैल मेक एन ऑर्डर ऑफ रिलीजिंग। क्या ये लैंग्वेज बिल्कुल वही है जो यहाँ पर दे रखी है? सी बिल्कुल वही दे रखी है, इफ द प्रोक्लेम्ड, यानी कि 88 सब सेक्शन 1 की लैंग्वेज को एज इट इज कॉपी किया गया। यानी कि ये क्या है? ये ट्रू है। ये क्या है? ये अपने आप में ट्रू है। देखो तुम लोग सोना मता, मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग जो कर रहे हैं वो रियल टाइम एग्जाम की प्रैक्टिस है, राइट? अब देखो यहां पर आपके सामने तो पहला स्टेटमेंट ट्रू। अब दूसरा देखो, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर बीएनएसएस is intended to compel the appearance of proclaimed person before the court, not to permanently deprive him। मतलब बीएनएसएस के अंदर ये जो प्रोविजन दे रखा है उसका इंटेंशन क्या है? कि वो व्यक्ति अपीयर हो जाए। ये अटैचमेंट का मेन पर्पस है।
ये नहीं है कि उसको प्रॉपर्टी से आप परमानेंटली डिप्राइव कर दो। अब थोड़ा देख लो कि यार ये लैंग्वेज है क्या यहाँ पे। अब यहां पर कहीं पर भी ये लैंग्वेज का जिक्र नहीं है, क्योंकि ये तो इन्होंने, पता है बेरेट की लैंग्वेज और सामान्य लैंग्वेज में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो ये आपको अटैचमेंट का पर्पस बता रहा कि अटैचमेंट हम प्रॉपर्टी का क्यों करते हैं। तो जब इस तरीके की भाषा लिखी जाती है ना, क्योंकि आपका बेरेट कभी भी है ना खुद के पर्पस इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के नहीं बताता है कि मैं इस पर्पस के लिए काम है जो करता हूं। तो ये लैंग्वेज आपको मिलना मुश्किल है, ये लैंग्वेज आपको मिलना मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, आप अटैचमेंट का जो पहला सेक्शन है ना वहां पे आके देख सकते हो। अगर आपको शुरुआत के एक दो लाइनों के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिल गया तो ठीक बात है, नहीं तो फिर गोली मारो। द कोर्ट इश्यूइंग प्रोक्लेमेशन वगैरह वगैरह, अब कहीं पर भी ये लाइन मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये लाइन बेरेट की है नहीं। यहां पर कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। सीधी सी बात है, अगर हमें अपराधी को सजा देना है तो उसके अपराधी को उसके प्रॉपर्टी को जब्त करने से क्या मायना। तो ये बेसिकली क्या, ये भी ट्रू है, लेकिन ये बेरेट में लिखा हुआ नहीं है। ये कौन सा कैंडिडेट से कर पाएगा, जिसको थोड़ी जानकारी है सामान्य की, या जिसने बेसिकली कुछ क्लासेस रहने जो कर रखी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, और वाकई में यहां पर आर जो है ना वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है ए को, कि भाई हम प्रॉपर्टी को इसलिए रिलीज करते हैं क्योंकि बीएनएसएस में प्रोक्लेम पर्सन की प्रॉपर्टी को डिप्राइव करना उद्देश्य नहीं है, प्रोक्लेम पर्सन को कोर्ट के सामने लेके आना ये उद्देश्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका हो जाएगा। तो मतलब आधा पॉइंट हमें मिला यहां से, कहां से मिला, बेरेट से, और आधा पॉइंट आपको लॉजिकली दिमाग के जो लगाना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन नहीं लेना, क्या करना, ऑरेंज कैटेगरी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक सवाल पे 5 मिनट दे दिए तब तो फिर आपका जो स्पीडोमीटर धीरे धीरे। एक कैंडिडेट थी जिसका कॉल आया मेरे पास, उसने बोला कि सर मैं पूरे 3 घंटे में सिर्फ 30 सवाल कर पाई, ओनली 30 क्वेश्चन। मैंने पूछा ऐसे कैसे कर दिया, तो उसका आंसर था कि सर मैं एक सवाल के अंदर उसको ढूंढने बैठ के मुझे लगा एक सवाल कंप्लीट करना ही करना चाहिए ना, ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी गलती नहीं करनी, हमेशा ध्यान रखना। लग रहा है ज्यादा समय है, ऑरेंज कैटेगरी में डाल दो, पीछे रख दो वहां पे, ये बहुत जरूरी है। फिर समय बचेगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। एक सवाल के चक्कर में दूसरे सवालों के बलि थोड़ा चढ़ाएंगे। अगला पॉइंट आपके बीच में, वो हैज द अथॉरिटी टू, देखो ऐसे सवाल भी मिलेंगे आपको, घबराना मत। ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सवाल भी आएंगे जो आपको बड़े बड़े प्यारे लगेंगे, एकदम चुन्नू मुन्नू की तरह आपका मन करेंगे गाल खींच के लुलु करूं, क्योंकि ये सवाल आपका नंबर बचाने वाला है। नाउ सी, अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वो हैज द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश द कोर्ट ऑफ सेशन इन डिस्ट्रिक्ट। किसके पास अथॉरिटी है कि वो क्या कर सके, कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टैब्लिश करे। अब कोर्ट को एस्टैब्लिश करने के प्रोविजन कहां पे मिलेंगे, तो सीधा आ जाओ, आप देखो यहां पे आपको पता है ये लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल कोड का मतलब क्रिमिनल कोड को स्थापित है जो करना, यानी कि आपको जो आपका आंसर सेक्शन 6 से लेकर 20 के बीच में मिलेगा, ठीक बात है। अब मैं यहां पर आ गया सेक्शन 6 से 20। अब देखो ये मेरे पास टोटल है, इसमें सवाल किससे पूछा है, सवाल इसने पूछा है सेशन कोड का। अब मेरे को बताओ सेशन कोड का कौन सा सेक्शन है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, टेरिटोरियल डिवीजन, ये बड़ा कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि प्रोबेबली है कि मुझे मेरा आंसर यहां पे मिलेगा सेक्शन नंबर 8 के अंदर। ये मैंने लोकेशन फाइंड आउट करी। अब मैं जाऊंगा सेक्शन नंबर 8 में, यहां पर मैं आ गया, ये मेरा सेक्शन नंबर 8। सो हियर इट इज, ये देखो। अब सेक्शन नंबर 8 में पहली लाइन क्या लिखी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन। सवाल क्या था, वो हैज द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन। तो बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। कैसे फाइंड आउट किया पता चला, पहले मैं गया चैप्टर पता करने की भाई कौन सा चैप्टर रिलेवेंट है, इसलिए मैंने इंडेक्स यूज करी। फिर मैं सेक्शन के इंडेक्स में गया, फिर मैंने सेक्शन पता करने का कोशिश किया आसपास का, फिर मैंने जाके देखा कि भाई यहाँ पे, तो जब मैंने ओपन किया तो पहली लाइन में मुझे मेरा आंसर मिल गया कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करेगी। इस सवाल देखो यहां से भी सवाल बन सकता है, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रेजेंटेड बाय जज टू बी अपॉइंटेड बाय, फिर डॉट 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 डॉट। तो सेम तरीका यहां पे भी आ जाएगा। मतलब कि हमें इतना तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भैया इसकी प्रोबेबल लोकेशन जो है वो कहां पर है, प्रोबेबल लोकेशन जो है वो कहां पर है। चलिए अगला पॉइंट आपके बीच में नेक्स्ट क्या रखा है, पुलिस में नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। अब पता है ये प्रोविजन बड़ा फेमस टाइप का, इसमें आपको क्या कर रखा है, अब आप आ जाओ इंडेक्स के ऊपर। अब यहां पर इंडेक्स के अंदर सबसे पहले चैप्टर देखो, इस ट्रेंड को फॉलो कर देना, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर देना। तो आप देख पा रहे हो ना, तो यहां पर अरेस्ट के रिगार्डिंग आपको प्रोविजन कहां पे देखने को मिलेगा, तो ये आपके पास में एक चैप्टर है,
प्रीलिमिनरी, फिर क्रिमिनल कोड का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पावर्स क्या होगी, फिर सुपीरियर ऑफिसर की पावर क्या, ये देखो अरेस्ट का प्रोविजन लिखा हुआ है, अरेस्ट ऑफ पर्सन कहां से कहां तक 35 से 62। अब जाओ सेक्शन पे, फिर मैं आया 35 से 62, यहां पर मैं देख पा रहा हूं तो यहां पे कई सारे सेक्शंस हैं, जिसमें से एक हेडिंग है क्या, अरेस्ट विदाउट वारंट लिखा रहा है, अरेस्ट विदाउट वारंट। मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल भी यही है, अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट। तो कब एक पुलिस वाला जो है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता? तो अब ये मेरे पास लिस्ट है, सेक्शन नंबर 35 में मेरे को एक लिस्ट देखने को मिलेगी। जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने बताया भी था यहां पे एक लिस्ट है। अब मैं क्या करूंगा, सेक्शन 35 में जाऊंगा, ये मैं आ गया यहां पे सेक्शन 35 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 35 में डग 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 ये आ गए हम यहां पे। सर हमको भी एग्जाम में ऐसे करना है क्या, डग डग डग? अरे तुम मत करना भाई, ये तो मैं कर रहा हूं। हाँ तुम करोगे तो पड़ोस वाला डिस्टर्ब हो जाएगा या हो जाएगी, फिर तुम्हारी शिकायत कर देगी, बोलेगी सर सर ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट एन ऑर्डर। तो इन सिचुएशन में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बराबर। तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। इसमें लिखा हुआ है नॉट, यानी कि इसमें 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो यहां से मैच करता है, 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो यहां से मैच करता है, ठीक है। पहला पॉइंट, वो हैज इन हिज पोजीशन विद लॉफुल एक्सक्यूज एनी इंप्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। जिसके पास में बकायदा लॉफुल एक्सक्यूज है, मतलब उसके पास एक वैलिड रीजन है कि कोई भी हाउस ब्रेकिंग का सामान उसके पास कहां से आया, ठीक है। दूसरा, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तीसरा, वो पब्लिक पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। चौथा, वो सेना से भागा हुआ डेजर्टर है। अब आप फटाफट यहां पर आ जाओ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में अपराध कमिट करता है। तो कमिट वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, तो गोली मारो। बी वाले में केस क्या रखा है, जिसके खिलाफ आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिले, ऐसा भी कोई पॉइंट यहां पे नहीं आ रखा है, ठीक है। ये सारे वो पॉइंट कौन से हैं जहां पे आपके खिलाफ कोई ऐसी रीजनेबल इंफॉर्मेशन है जो मिली हुई है। तो ए नहीं है, बी नहीं है। सी वाला, जिसके खिलाफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली कि उसने कमिट किया है, तो यहां ऑफेंस कमिट करने वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। फिर आप देखो, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यानी कि यहां तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो ये आंसर हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता। उसके बाद आगे देखो, फिर क्या लिखा हुआ है, जिसके पोजीशन में कुछ ऐसा मिला हो, सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी और who may reasonably suspected of having committed offense। तो जिसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है और डाउट है कि इसने अपराध जो कर रखा है, तो यहां पर तो ये चीज आपके सामने एप्लीकेबल हो नहीं है। स्टोलन प्रॉपर्टी की बात नहीं किया गया, यहाँ पे इंप्लीमेंट्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग का जिक्र है जो कर रखा है। चलो आगे देखो, यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करे, ये आ गया ऑब्स्ट्रक्ट द पुलिस ऑफिसर, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। आगे देखो यहाँ पे और क्या क्या लिखा हुआ है, जो कि सेना से भागा हुआ डेजर्टर है, यानी कि भगोड़ा है, तो ये आपके लिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो पीछे आंसर कौन सा बचा, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इस वर्ड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, और नहीं तो इस तरीके से 35 में आके थोड़ा आपको नेगेटिव लिस्ट से चेक करना है, इसको नेगेटिव मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट अरेस्ट। अब पता है हम गलती क्या करते हैं, मैं बताऊं आपको, हम गलती ये करेंगे, हम इस सवाल को इतना फटाफट पढ़ेंगे कि हम इस सवाल को इस तरीके से डील करेंगे, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, सीधा दिमाग में ये किया आएगा, कौन से केस में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, कौन से केस में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, आपका दिमाग क्लिक कर रहा है। और आपने देखा अच्छा प्रोक्लेम ए का आंसर बी, और आंसर बी आपने टिक कर दिया, मतलब आपने आंसर सी और आंसर डी को पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई। आपने आंसर सी और डी को पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई, क्योंकि आपका दिमाग आपको बार बार ये कह रहा था कि अरे तेरे को तो आता है, तेरे को आता है, तेरे को आता है, यू कैन डू इट, और उसके चक्कर में आपने जल्दबाजी के अंदर मटिया मेल कर दिया। ऐसा होगा, ओके, ऐसा होगा। इसीलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये जो नॉट है ना, ये कई बार दिखता नहीं है, ये जो क्वेश्चंस में नॉट लगा रहता है ना, ये कई बार दिखता नहीं है, लेकिन ये पूरी बैंड बजा देता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, मैंने लिखा भी है, आपको पता है मैंने आप लोगों को एक शेयर किया है, क्या शेयर किया है, एक मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर रखी है, वो पीडीएफ जरूर पढ़ना। मतलब आप कह सकते हैं एक बड़ी, मतलब मैंने मन से लिखा है वो पीडीएफ, और वो पीडीएफ ये है कि क्या क्या गलती हम कर देते हैं। तो इसमें एक गलती मैंने ये भी बता रखी है, रीड पेशेंटली। कई बार क्या होता है, जिस सवाल को पढ़ते ही लगे कि इसका आंसर आपको आता है, जिस सवाल को पढ़ते ही आपको लगे कि इसका आंसर आपको आता है ना, उसे एक बार और ध्यान से पढ़ें। जल्दबाजी में सही सवाल गलत हो गया तो ज्यादा बुरा लगेगा। देखो बिल्कुल वही बात लिखी है जो आप सुनना चाहते हो, ठीक है, एग्जैक्टली कॉमन मैन की भाषा के अंदर मैंने आपके सामने ये 10 पॉइंट लिखे हैं, ये 10 पॉइंट जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आपको मैंने एआईबी एग्जाम लिंकिंग ग्रुप में इसको शेयर कर रखा है, एआईबी एग्जाम लिंकिंग ग्रुप में इसको शेयर कर रखा है, जरूर पढ़ लीजिएगा। नाउ अगला पॉइंट आपके बीच में देखो, सेक्शन 167(2) ऑफ सीआरपीसी, सीधा सेक्शन दे दिया, सोचना ही नहीं है, सीधा भाग के जाओ वहां पे, ओके। और जो मैंने आपको तरीका बताया तो उसके अकॉर्डिंग आंसर है जो देंगे।
तो मैक्सिमम कस्टडी कितनी हो सकती है? पुलिस कस्टडी, मतलब जो है पुलिस कस्टडी इन्वेस्टिगेशन के लिए सेक्शन 162 सीआरपीसी या 187 बीएनएसएस में कितनी हो सकती है? ये बड़ा सिंपल सा आंसर है। जब आप इस पर्टिकुलर जगह पे जाओगे तो वहां पर आपको दे रखा है कितनी हो सकती है? 15 डेज। ओके, देखो आपके नए वाले कानून के तहत 15 डेज की जो ये पुलिस कस्टडी है ना, ये आपको कब दी जा सकती है? तो ये आपको शुरुआत के 40 दिनों में, फर्स्ट 40 डेज में या फर्स्ट 60 डेज में। फर्स्ट 40 डेज में कब होगा? जब जो ऑफेंस है इस नेचर का, अगर वो ऑफेंस इस नेचर का है जिसमें अपराध जो है ना वो प्रोबेबली 10 साल से कम की सजा वाला है, लेस देन 10 ईयर्स से कम की सजा वाला अपराध है ना, तो उस केस में आपको टोटल इन्वेस्टिगेशन टाइम पीरियड मिलता है 60 डेज का। 60 दिन में आपको इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है। उन 60 दिन के शुरुआती 40 दिनों में आप 15 दिन कोई भी पीसी ले सकते हो। और अगर कोई भी अपराध 10 साल से ज्यादा की सजा वाला है या लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला है या डेथ सेंटेंस वाला है, तो उस केस में आपको इन्वेस्टिगेशन पूरा करना होता है 90 दिनों के अंदर। 90 दिनों में करना है तो फिर आप शुरुआत के 60 दिन में क्या कर सकते हो? पीसी ले सकते हो। हालांकि इन्होंने सिर्फ यहां से पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी जो है विल बी द करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अ पर्सन कैन बी समन एज अ विटनेस। किसी भी व्यक्ति को आप एज ए विटनेस कॉल कर सकते हो अंडर सेक्शन 160 ऑफ द सीआरपीसी। बताइए इसका आंसर दीजिए, ए बी सी डी। मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आपका सही आंसर है जो का आपको फाइंड आउट करना है, ए बी सी और डी। विच वन इज करेक्ट? 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्योंकि ये सवाल थोड़े से सिंपल टाइप के है जो होते हैं। सवाल जो है वो क्या होते हैं? आपके सिंपल टाइप के सवाल हैं जो होते हैं। अब आपको पता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई। क्या कहा मैंने? जल्दबाजी हमेशा लेके डूबती है। प्रेरणा सोनी जी और आर्यन टिकम जी या वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने आंसर ए टिक किया है, अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी जल्दबाजी आपको कैसे लेके डूबी। आप लोगों ने ना बेरेट ओपन करना जरूरी नहीं समझा, और मैंने क्या कहा था? जो सवाल आता है और आपको लोकेशन पता है वहां पे हमेशा जरूर जाओ। मैं आपको लेके चलता हूं 179 पे। अब आप देखना 179 लिखा हुआ है, एग्जाम में ही सेक्शन नंबर लिखा हुआ है। ये मैं आपको लेके आ गया 179 पे। जरा देखो, ये ना बेरेट के ऊपर सेक्शन नंबर लिखे रहते हैं। तो 144 आगे जाओ, आगे गए, यहां पर कौन सा आ गया? 148 और आगे जाओ, यहां पे कौन सा आया? 153 और आगे जाओ। मेरे को कहां पे जाना है? 179 के ऊपर। अभी तक कौन सा आया? 168 और आगे जाओ, फिर यहाँ पे 174, 175, ये आ गया मेरा 179। ये मिल गया। अब देखो इस सेक्शन को जरा थोड़ा ऑब्जर्व करने की आप कोशिश। हाँ जी, am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? से यस, वेरी नाइस। अब आप देखो, आप में से कई कैंडिडेट ने इस सवाल का जवाब दिया। हाँ कोई बात नहीं, हो गया। देखो छोटे मोटे हवा के झोंके आते रहते हैं। अभी मान के चलना एग्जाम के अंदर भी छोटा मोटा झोंका आ जाएगा, अचानक कोई कैंडिडेट होल्ला करने लग जाएगा, घबराना नहीं है अपने को। तो देखो अब इसमें से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ने आंसर ए टिक किया, जबकि अगर वो कैंडिडेट्स, आप में से लगभग 30% ने आंसर ए टिक किया। पता है आपको, अगर आप में से वो कैंडिडेट 10 सेकंड के लिए पेरेट खोल देता, क्योंकि इसमें सेक्शन भी लिखा हुआ था, सेक्शन 179 बीएनएस लिखा हुआ था, तो अगर वो 1 सेकंड के लिए खोल देता ना, तो वो आंसर जो है गलत टिक नहीं करता। मैं आपको ताना नहीं मान रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं, जल्दबाजी ले डूबती है। ओके, जल्दबाजी जो है मतलब एक तरीके से हमारी हारी हुई बाजी को, मतलब जीती हुई बाजी को हरा देती है। सर पोल की टाइमिंग की वजह से गलत हो गया, बस ये सही है, इल्जाम लगा लो सबके ऊपर। क्या करूं सर, मेरे को तो मेरी सरसुमाई ऐसी मिली, इसलिए मेरी क्या कहते हैं, मतलब मैट्रिमोनियल लाइफ डिस्प्यूट हो रही है। ऐसे नहीं करना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला सवाल, तो ध्यान रखना ये गलती यहां पर होगी, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल बीएनएसएस का, सॉरी सेकंड लास्ट। समन केस के अंदर जब एक्यूज अपीयर हो जाता है या मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, कौन से केस में? समन केस में। इट शैल नॉट बी नेसेसरी, तो क्या जरूरी नहीं है? इट शैल नॉट बी नेसेसरी।
समन केस का मतलब होता है, देखो समन केस, वारंट केस, ये पॉइंट कनेक्टेड होता है ट्रायल से, ठीक है। अब आपको जो बाइफर्केशन दे रखा है ना कि समन केस और वारंट केस, समन केस 2 साल तक की सजा वाले अपराधों के लिए और वारंट केस 2 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराध के लिए होता है ना। तो समन केस का मतलब, अब आप आओ इंडेक्स के ऊपर, सबसे पहले चैप्टर के इंडेक्स। अब चैप्टर के इंडेक्स में ये देखो कि यार समन केस का कोई पॉइंट दे रखा है क्या। जब आप यहां पे पढ़ोगे तो यहां पे नीचे आते 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 आपको ये देखने को मिलेगा, यू कैन सी द ट्रायल ऑफ समन केस, ये लिखा हुआ है यहां पे ट्रायल ऑफ समन केस, यानी कि आपको आपका जो आंसर है वो लगभग यहां पे मिलेगा 274 से 282। अब एक बार इंडेक्स पे जाओ, सेक्शन वाली 274 से 282, तो ये मैं गया सेक्शन वाली इंडेक्स के अंदर फटाफट, ये 274 से 282 कहां गया, यस, ये देखो ये मेरे पास में वो सेक्शन है समन केस वाले। अब सवाल को वापस देखो, अब सवाल क्या पूछ रहा है, व्हेन द एक्यूज अपीयर और ब्रॉड बिफोर मजिस्ट्रेट, तो निम्न में से कौन सी चीज जरूरी नहीं है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, प्लीड गिल्टी जरूरी नहीं है, या जो ऑफेंस के जो पर्टिकुलर्स हैं वो एक्यूज को बताना जरूरी नहीं है, या वेदर ही हैज एनी डिफेंस टू मेक, ये बताना जरूरी नहीं है कि भाई तुम्हारे पास कोई डिफेंस है तो बता दे, या चार्ज फ्रेम करना जरूरी नहीं है। अब आप देखो, अब आपके पास में ये ऑप्शन है, अब इनमें से आप अंदाजा लगाओ कि कहां पे ये चीजें जो हो सकती है। तो सबसे पहले तो 274 में दिमाग लगाओ कि भाई सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, मतलब जो अपराध के सब्सटेंस है वो इसको बताने जरूरी है। तो यहां पर ये तो आवश्यक हो गया कि भाई आपको पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस कह दो, सब्सटेंस ऑफ ऑफेंस कह दो, एक ही बात है। तो ये तो एक तरीके से क्या है, जरूरी है, तो ये तो मैंडेटरी है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये कह रहा है कौन सा मैंडेटरी नहीं है, ये तो मैंडेटरी है। वेदर ही प्लीड गिल्टी, क्या वो अपनी गलती स्वीकार करता है। अब आप इंडेक्स देखो, यहाँ पे लिखा है कन्विक्शन ऑफ प्ली गिल्टी, तो प्ली गिल्टी पे कन्विक्शन तभी तो हो सकता है जब उससे पूछेंगे कि भाई तू तेरा अपराध स्वीकार करता है, वो बोलता है हाँ मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, तो ये भी जरूरी है, तो ये हो नहीं सकता। आस्क वेदर ही हैज एनी डिफेंस टू मेक, उससे पूछा जाएगा तुम कोई डिफेंस करोगे क्या। डिफेंस के बिना तो आप सामने वाले व्यक्ति को सजा कैसे दे दोगे। डिफेंस का मतलब क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को सुना जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे आ जाओ, तो इन्होंने समन केस में यहां पे सजा दे दी, एक्विटल या कन्विक्शन कर रखा है। आप सिंपली 274 पे आओ, पहले ही सेक्शन पे। 1 मिनट लग सकता है लेकिन हम हमारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 274, ये मैंने समन केस को ओपन किया 274 के अंदर। अब आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जब कभी भी समन केस में एक्यूज को लाया जाता है किसके सामने, मजिस्ट्रेट। देखो ये लैंग्वेज बिल्कुल वही है जो यहां दे रखी है, ये लैंग्वेज बिल्कुल कॉपी हो रही है यहां पे। तो क्या लिखा हुआ है, ऑफ विच ही इज एक्यूज्ड शैल स्टेटेड हिम, तो उसको पर्टिकुलर्स बताए जाएंगे, एंड ही शैल बी आस्क्ड, और उससे पूछा जाएगा तुम अपनी गिल्टी प्लीड करोगे क्या, या फिर कोई तुम डिफेंस देना चाहोगे कि यहां और लिखा हुआ है बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। बहुत ही क्लियर कट लिखा हुआ है। तो अब इस एक पैराग्राफ से मुझे मेरा आंसर मिल गया, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इज द आंसर। कैसे पता चला, ये सवाल समझ में आया आप लोगों को, आप लोगों को पता चला मैंने ये आंसर कैसे निकाला। बेर एक्ट होना सफिशिएंट नहीं है, रिमझिम जी, अंतिमा जी, बेर एक्ट को इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ओके, दिस इज द पॉइंट। चलो अगला सवाल आपके लिए। ए ने रॉबरी कमिट करी बी के साथ, और ऐसा करते समय उसने उसको हर्ट भी कॉज कर दी, ठीक है। तो क्या ए को हम जो ये अलग अलग अपराध है आईपीसी के, जैसे अपनी हर्ट का अपराध अलग हो गया, रॉबरी का अपराध हो गया, या रॉबरी के दौरान हर्ट करना ये अपराध हो गया, तो उसके लिए हम क्या उसको अलग अलग चार्ज करेंगे क्या, यस और नो। अब मैं आपको टाइम दूंगा, और इस बार मैं आपको टाइम 30 सेकेंड दूंगा। सर ये सवाल तो बहुत डिफिकल्ट है। अरे तो तुम क्या सोचे थे, हम तुम्हारे लिए एकदम मतलब क्या कहते गुलाब जामुन लेके आएंगे क्या। देखो मैं जानबूझ के डिफिकल्ट लाया हूं। आंसर दो, तब तक मैं बैकग्राउंड म्यूजिक देता हूं। स्कूल के टाइम में परेड होती थी ना अपने, कितनी शानदार होती थी। ओके जी, आंसर आ चुके मेरे पास में। वो 40% ने कहा है यस, 40% ने कहा है नो, और बाकी वाले कैंडिडेट्स कह रहे हैं सेशन कोर्ट की परमिशन लेंगे या कोर्ट के मूड पे डिपेंड करेगा वगैरह वगैरह। तो इसका जवाब दिया है 40% ने यहां पे, इसका जवाब दिया है 40% ने यहां पे। अब एक्चुअली में पता है क्या है, ये सवाल किससे आ रखा है, पहले तो ये सोचो। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ए में बी सेपरेटली चार्ज। तो जब चार्ज करने की बात होती है ना, इसको कहा जाता है चार्ज फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग।
अब सबसे पहले ये पता करो चार्ज फ्रेमिंग का चैप्टर कौन सा है। यहां पर मैं आ जाऊंगा सबसे पहले चैप्टर के अंदर। अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगा, आपके सामने स्क्रीन है, मेरे को आप ये बता दो कि चार्ज फ्रेमिंग का सेक्शन कौन सा है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके सामने स्क्रीन पे बेरेक्ट ओपन हो रखा है, आप अपना बेरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। मेरे को तो ये बता दो चार्ज वाला चैप्टर कौन सा है। चैप्टर 18। गौरी जी वेरी गुड, रिमझिम जी बहुत बढ़िया। तो ये है मेरे पास चैप्टर नंबर 18। तो मुझे इसका आंसर कहां मिल सकता है? लगभग यहाँ पे 234 से 247 के बीच में यहां पे मिल सकता है। चलो अब मैं क्या करूंगा, इस पार्ट पे जाऊंगा 234 से 247। ये मैं यहां पे गया फटाफट 234 से, ये मेरा पार्ट हो गया। अब जब आप देखोगे तो इस वाले चैप्टर के दो पार्ट हैं, दो इसके अंदर फर्दर चैप्टर बने हुए हैं। मतलब चार्ज के फॉर्म कौन कौन से होंगे और जॉइंटर ऑफ चार्जेस, कौन कौन से चार्जेस को आप एक साथ ट्रायल एजो कर सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे कहां ढूंढूंगा, ऑब्वियसली बात बी पार्ट में आऊंगा। ये तो कह रहा है कि चार्ज के अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए, और ये कह रहा है कौन कौन से चार्ज। अब जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको ये कीवर्ड सवाल में भी देखने को मिलेगा। ये लिखा हुआ था सेपरेट चार्ज, दिख रहा है सेपरेट चार्ज। अब इस कीवर्ड को मैं यहां पे ढूंढूंगा तो ये कीवर्ड मेरे को यहां पे मिल गया 241 के अंदर मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, फटाफट 241 ओपन करूंगा बिना देरी किए। ये देखो ये यहां पर आ गया, मैं मेरे इस 241 के अंदर कहां चला गया, हाँ ये मेरे पास में 241 का पोर्शन है जो यहां पे आ गया 241 सी। अब देखो 241 के अंदर आपके सामने क्या मेंशन किया हुआ है कि हर अलग अपराध के लिए अलग चार्ज होगा। और इनफैक्ट अगर आप इसका इलस्ट्रेशन देखोगे ना तो आप देख पाओगे लगभग इसने वही बात कही है कि एक अपराधी थेफ्ट करना चाहता था, उसने उस दौरान ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दी। अब इन्होंने थेफ्ट वर्ड को बदल के क्या लिख दिया, रॉबरी लिख दिया। ये चेंजेस किया, थेफ्ट वर्ड को हटा के क्या लिख दिया, रॉबरी है जो लिख दिया। रॉबरी करते समय ग्रीवियस हर्ट है जो कॉज कर दी, तो ही मस्ट बी सेपरेटली चार्ज, तो उसको सेपरेटली चार्ज किया जाएगा। अब मुझे बताओ क्या यही पॉइंट यहां पे एप्लीकेबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब ये मॉडिफाइड इलस्ट्रेशन है, एक ही इलस्ट्रेशन को इस तरीके से क्या कर देगा, मॉडिफाइड एजो कर देगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल कर सकता है। तो थोड़ा सा हमें लोकेशन पे जाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने वैसे पहले भी शेयर करी थी कि आप लोगों को कहीं कहीं जो है ना वो जो आईपीसी बीएनएस की जो इलस्ट्रेशन मैंने आपके करवा रखे हैं उनको डील जरूर करना चाहिए, एक बार उनको सॉल्व जो कर लेना चाहिए, आपकी बहुत हेल्प है जो मिलने वाली है। ओके एनीवे नाउ गेट बैक टू द, अब मैं आपको लेके चलता हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहां गया, यस हियर वी हैव, अटेंशन प्लीज देवियों और सज्जनों। देखो एक बात याद रखना, इंडेक्स आपके लिए आपका बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। मतलब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर डील करोगे ना तो कहीं कहीं मल्टीपल चीजें आप अपने सेगमेंट के अंदर ऑब्जर्व जो कर पाएंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मैं यहाँ पे इंडेक्स ओपन कर देता हूं नंबर 1, और प्लस साथ ही साथ में उसका अंदर का पूरा पोर्शन जो है ओपन कर देता हूं। ये लीजिए जी, ये दोनों ओपन हो गए। अब सवाल पे आ जाओ। किसी कोर्ट ट्रायल के दौरान डिफेंस लॉयर, देखो ये सवाल आपको बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिया। ड्यूरिंग अ कोर्ट ट्रायल द डिफेंस लॉयर ऑब्जेक्ट टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्टेन पेपर। तो जो डिफेंस का जो वकील था उसने किसी पर्टिकुलर पेपर्स को एडमिट करने के प्रति आपत्ति दर्ज कराई, बोला कि ये एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं हो सकते। द जज क्लेरिफाई दैट ओनली डॉक्यूमेंट कैटेगराइज एज पब्लिक डॉक्यूमेंट। जज ने क्या कहा कि भाई जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है एविडेंस लॉ के अंदर, उनको हम बिना स्ट्रिक्ट प्रूफ के भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिना स्ट्रिक्ट प्रूफ के भी एक्सेप्ट एजो कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि विच कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट वुड फॉल अंडर द पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो इनमें से कौन सी कैटेगरी पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर फॉल करेगी। आपको पता है इसने सवाल घुमाया है, आप लोग कहां गए, ये रहे। अब इसने सवाल आपको घुमा रखा है, लेकिन ये सवाल है बहुत आसान। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसमें ढूंढना चाहूं तो मैं कहां पे जाऊंगा। देखो ये है पब्लिक डॉक्यूमेंट, वर्ड आ गया ना, यानी कि ये सवाल कहीं के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है। बीएसए ओपन करो, सबसे पहले इसके चैप्टर इंडेक्स पर आओ, चैप्टर इंडेक्स पर देखो मेथड वही है। मैं आप लोगों को मेथड चेंज करने के लिए कह ही नहीं रहा हूं, चाहे बीएनएस हो चाहे बीएनएसएस हो, कोई भी मेथड वही फॉलो करना है। तो इसमें पार्ट 1 प्रीलिमिनरी, पार्ट 2 रिलेवेंसी वाला पॉइंट, तो रिलेवेंसी वाला सवाल तो उसने कुछ पूछा ही नहीं अपने से। फिर कौन से फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, नीड नॉट टू बी प्रूफ। फिर ऑरल एविडेंस, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये आ गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस।
ठीक है। तो अभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर अगर जाके पढ़ेंगे तो पब्लिक डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जरा सवाल को वापस पढ़ो, ऑप्शन क्या दे रखे, कोई भी इंडिविजुअल ड्राफ्ट एग्रीमेंट है, मतलब इसमें कहा गया है कि कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट को आपको स्ट्रिक्टली प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिक्टली प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये कैटेगरी एक तरीके से नीड नॉट टू प्रूफ के अंदर भी फॉल है जो करेगी। एक्चुअल में क्या है, यहां पर आपको एक लिस्ट दे रखी है। जब आप ये तीनों सेक्शन पढ़ते हो ना 51, 52, 53, तो आपको सेक्शन नंबर 52 में एक लिस्ट देखने को मिलती है कि इन चीजों को आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो या तो आंसर मेरे को यहां पे मिलेगा या फिर आंसर इसमें से पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी यहां पे मिलेगा। अब मैं सेक्शन में आ जाता हूं, देखो ये मैं आया सेक्शन में 51, फैक्ट जुडिशियल नोटिशेबल को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और यहां पे आपको एक लिस्ट देखे, तो या तो मेरा आंसर यहां पर है, इसमें आपको एक लिस्ट देखने को मिलेगी, या तो आंसर यहां पर है, और या फिर मेरे को एक दे रखा है पब्लिक डॉक्यूमेंट। जब आप सेक्शन 74 पढ़ोगे तो ये देखो पब्लिक डॉक्यूमेंट आ रखा है, या फिर यहां पे मिलेगा। तो इन दो सेक्शन में अगर मैं जाके देखूंगा मेरे को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं। पहला कौन सा था, 52। चलो भाई 52 ओपन करते हैं। यहां पर थोड़ा स्पीड में चलते हैं, और रिलेवेंसी जहां पे खत्म होगी वहां पे 52 आपका स्टार्ट होगा। आप देख रहे हो ऊपर है ना, इस तरीके से सेक्शन नंबरिंग भी लिखा आ रहा है। तो अभी तक मैं सिर्फ 29 तक पहुंचा हूं, तो मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आगे पहुंचा, यहां पर कहां पे आ गया मैं, ये ज्यादा आगे आ गया, 59 पे आ गया। 52 पे जाना है तो थोड़ा पीछे जाओ, पीछे पीछे, ये रहा 52। ओके, नाउ यू विल सी, यहां पर आपको एक लिस्ट दे रखी है, ये पूरी की पूरी एक आपके सामने लिस्ट है कि कोर्ट जो है इन चीजों का जुडिशियल नोटिस लेता है, मतलब इनको आपको स्ट्रिक्टली प्रूफ करने की आवश्यकता है जो नहीं है। अब आप देखो इस सवाल में क्या क्या दे रखा है, इंडिविजुअल के बीच में कोई एग्रीमेंट का ड्राफ्ट है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल की व्यक्तिगत डायरी, ऑफिशियल डायरी नहीं, प्राइवेट कंपनी के इंटरनल नोट्स, और आखिर में क्या लिखा हुआ है, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव एक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर। अब वैसे देखा जाए ना तो पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर सीधा हमारा लॉजिकल आंसर भी यहां पे आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको बेरेक में फाइंड आउट करना है तो इसमें आप कहीं की फाइंड आउट करोगे तो आपको कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो ये कहता है कि पब्लिक ऑफिसर के द्वारा अगर कोई ऐसी चीज की जा रही है तो उसको हमें ज्यादा स्ट्रिक्टली प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई भारत का कोई भी कानून है, इंटरनेशनल कोई ट्रीटी है, या फिर मान लीजिए जो भारत की संविधान सभा है या पार्लियामेंट उसकी कोई प्रोसीडिंग है, या किसी भी कोर्ट की सील है, या जो आर्मी के कोर्ट है तो उनकी सील वगैरह हो गया, या किसी भी एक्सेशन ऑफ ऑफिस हो गया, सिग्नेचर ऑफ पर्सन हो गया, पब्लिक ऑफिस वर्ड आ गया। पब्लिक ऑफिस में क्या तैयार होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो तैयार होता है, या नेशनल फ्लैग है जो हो गया, या टाइम या ज्योग्राफिकल डिवीजन हो गया, भारत की टेरिटरी, या फिर जो दो देशों के बीच में हॉस्टिलिटी एग्रीमेंट है वो हो गया, नेम एंड मेंबर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऑफिसर वगैरह का नाम है जो हो गया, या फिर रूल ऑफ रोड। तो यहां तो आंसर मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमने ट्राई कर दिया, मोटा मोटी यहाँ पे हो सकता है, बट यहाँ पे आंसर नहीं मिला, हिम्मत नहीं आना है। कहां जाना है, सेक्शन 74। ये मैं चला गया सेक्शन 74। तो एक्चुअल में क्या होता है, 74 में एक लॉजिकल पार्ट है। यहां पर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक्ट है, रिकॉर्ड है किसका, सॉवरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल या पब्लिक ऑफिसर, जो कौन सा पब्लिक ऑफिसर, जुडिशियल हो या एग्जीक्यूटिव हो। अब आप जरा यहां पर आके देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ द पब्लिक ऑफिसर। तो पब्लिक ऑफिसर का कोई भी जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव एक्ट जो है वो क्या कहलाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। और पब्लिक डॉक्यूमेंट को स्ट्रिक्टली प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी भी लेके आ जाओगे ना तो भी काम चल जाएगा। तो आंसर होगा डी, लेकिन थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये सवाल कॉन्सेप्चुअल भी है, तो आप में से जिस स्टूडेंट को डायरेक्टली आ रहा है वो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता है। अगला सवाल, विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर थिंग्स सेड और डन बाय वन कॉन्स्पिरेटर टू एडमिसिबल। अब देखो शब्द आ रहा है कॉन्स्पिरेटर, और इसने क्या कहा, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी ताकि आप कॉन्स्पिरेटर के द्वारा जो कुछ भी कहा गया उसको एडमिसिबल कर सको। अच्छा देखो, एक चीज है, एक और कला आपको चाहिए, क्योंकि आपके जो 100 सवाल आएंगे उसमें से कोई भी सवाल किसी भी वेरिएट से आ सकता है। पहला सवाल बीएनएस का आया, दूसरा बीएसए का आ जाएगा, तीसरा सीबीसी का आ जाएगा, चौथा कॉन्स्टिट्यूशन का आ जाएगा। घबराना नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। सबसे पहला काम होता है लॉजिकली ये फाइंड आउट करो कि वेरिएट कहां से कहां पर है। ओके, नाउ सी, तो यहां पर आपके बीच में क्या पॉइंट आ रखा है, देखो। तो अब आपके सामने ये एक तरीके से पॉइंट है जो हो गया कि कॉन्स्पिरेटर वर्ड आ रखा है। तो सबसे पहले कॉन्स्पिरेटर वर्ड आपके सामने है कहां पे। अब देखो आपके ये इंडेक्स आसानी से आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपने एक बार इसको पढ़ नहीं रखा है। ऐसा नहीं है कि एआईबी का एग्जाम कोई भी कैंडिडेट सीधा बैठेगा और पास हो जाएगा, नहीं।
रात को पढ़ाई या सुबह जाके दे दूंगा हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे आपके सामने रिलेवेंसी का चैप्टर है। रिलेवेंसी के चैप्टर को अगर आप थोड़ा अंदर से देखोगे तो आप पता चलेगा कि सेक्शन नंबर 8 में वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्पिरेटर, लिखा हुआ है, देख गया। और यही वर्ड आपके सामने यहां पर है। तो मैं बीएसए की इंडेक्स से सवाल को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। यानी कि सवाल मेरे को कहां से पूछा गया, सेक्शन नंबर 8 से। अब मैं क्या करूंगा, भागता दौड़ता सेक्शन नंबर 8 को ओपन करूंगा। ये मैंने डायरेक्ट में सेक्शन नंबर 8 को ओपन किया, तो ये यहां पर मेरे पास में सेक्शन नंबर 8 है जो आ गया, ठीक है। थिंग्स सेड और डन बाय, अब मैं सवाल को और 8 को दोनों को कंपेयर करता हुआ पढ़ूंगा। सवाल क्या कह रहा है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी फॉर थिंग्स सेड और डन बाय वन कॉन्स्पिरेटर टू बी एडमिशेबल। स्टेटमेंट मस्ट बी मेड आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी हैज एंडेड, जब कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई उसके बाद स्टेटमेंट होना चाहिए। अब देखो आप इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है, reasonable ground two or more person have conspired together to commit an offense or actionable wrong, anything said, anything done or written by any person in reference of common intention after the time when such intention was first entertained। तो जब आपका कॉन्स्पिरेसी शुरू हुआ उसके बाद में जो आपने कुछ कहा तभी तो रिलेवेंट होगा। चलो ये पॉइंट यहां पर आपके बीच में आ गया। तो कहेंगे ये सवाल तो इसका आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। स्टेटमेंट मस्ट इन्वॉल्व अनरिलेटेड मैटर ऑफ पर्सनल बेनिफिट, जो आपका स्टेटमेंट है वो एक तरीके से अनरिलेटेड नहीं, मैटर तो रिलेटेड होना चाहिए। देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव अ कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट, मतलब रीजनेबल ग्राउंड होनी चाहिए। अच्छा पहला सवाल नहीं होगा सर ना, पहला सवाल तो कि इसमें एंडेड लिखा है तो ये गलत हो गया। एंडेड की जगह अगर वर्ड होता ना कमेंस, जब से कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई है तो फिर भी ये ठीक हो सकता था, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। रीजनेबल ग्राउंड होनी चाहिए कि दोनों के बीच में कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। देयर मस्ट बी प्रूफ दैट ईच कॉन्स्पिरेटर पर्सनली कमिटेड द एक्ट, इस बात का प्रूफ होना चाहिए कि कॉन्स्पिरेटर खुद ने वो एक्ट कमिट किया है। अब जब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो यहां पर आपके सामने बेसिक बातें आ जाएगी कि भाई आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए। देखो लिखा हुआ भी है, व्हेन देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि देयर टू पर्सन हैव कॉन्स्पायर्ड। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ ये ऑप्शन सी, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कॉन्स्पिरेसी। सर ये एविडेंस के सवाल आपको नहीं लग रहा है थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, पूछने दो ना, आपको ना अपनी जगह पे जाना है, लॉजिकली चीजों को फाइंड आउट करना है। लॉजिकली भी हमारे आंसर जो है सही हो सकता है। चलो भाई अगला सवाल, जिसका डर था वही हुआ, स्टेटमेंट वाला सवाल है जो आ गया, ठीक है। लेट्स सी, अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम एडमिशंस आर जनरली रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम। जो एडमिशन होते हैं वो कीवर्ड मिल गया मेरे को एडमिशन, तो ये स्टेटमेंट में बाद में पूरा पढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं जाऊंगा कि एडमिशन कहां पे दे रखा है। मैं ओपन करूंगा अपना बेयर एक्ट। अब यहां पे या तो इंडेक्स पे चले जाओ, मतलब चैप्टर वाले इंडेक्स के अंदर, बट अब ये चीज है ना, देखो अगर कोई इसमें है तो आपको इंडेक्स चैप्टर वाले इंडेक्स में डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, आपको यहां जाना पड़ेगा। यहां पे जब मैं आऊं तो मेरे को हेडिंग मिल गई एडमिशन, यानी कि मेरा आंसर जो है कहीं की सेक्शन 15 से लेकर ये वाला जो पोर्शन है 25 इसके बीच में 15 से 25। अब इसमें भी क्या है, 15 से 25 के बीच में भी यहां से स्टार्ट होता है कन्फेशन, ये देख पा रहे हो, कन्फेशन स्टार्ट हो रहा है। और जबकि सवाल किसके बारे में, एडमिशन के बारे में, तो इसमें से भी आंसर नहीं। इसका आंसर मतलब 15 से 21 के बीच में मेरा आंसर है, 15 to 21 के बीच में। तो मेरे को एक रेंज मिल गई कि भाई कहीं कहीं सेक्शन नंबर 15 से 21 के बीच में देखना पड़ेगा। आगे बढ़ो, एडमिशन आर जनरली रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव अगेंस्ट द पर्सन। तो यहां पर बात हो रही है प्रूफ ऑफ एडमिशन के बारे में। किसके बारे में, प्रूफ ऑफ एडमिशन। मैं वापस जाऊंगा इंडेक्स पे और मैं देखूंगा यार 15 से 21 में प्रूफ के बारे में कौन बात कर रहा है। ये तो डिफाइन करता है, ये कह रहा है कि एडमिशन पार्टी दे सकती है, ये कह रहा है कि एडमिशन कोई भी व्यक्ति जिसको आपको इंटरेस्ट प्रूव करना वो कर सकता है, कोई व्यक्ति जिसमें वो एडमिशन है जो दे सकता है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ड आ गया प्रूफ ऑफ एडमिशन, दिख गया। आप देखो थोड़ा तो माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ एडमिशन यहां पर अपन आ गए, यानी कि कहीं ना कहीं शायद इसका आंसर सेक्शन नंबर 19 में हो सकता है, क्योंकि इसके आगे जो है वो तो दे रखा है ऑल एडमिशन का क्या सीन होगा, या एडमिशन सिविल केसेस में रिलेवेंट होगी कि नहीं होगी, ये पॉइंट आपके सामने दे रखा है 21 में। मतलब मुझे आशंका है कि मेरा आंसर यहां पे होगा, ठीक। सेक्शन नंबर 19, चलो, एडमिशन आर जनरली रिलेवेंट मे बी प्रूव अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम बट कैन नॉट ऑर्डिनरी बी प्रूव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। मैंने एक डायलॉग दिया था कि जो कुआं खोदता है
वो उसमें छलांग लगा सकता है लेकिन खुद उस कुएं से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। यानी कि एडमिशन जो है वो सेल्फ सर्विंग है तो रिलेवेंट नहीं होता है, सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी है तो रिलेवेंट होता है। अब ये बात सेक्शन नंबर 19 में जाके चेक करो। यहां पर मैं सेक्शन नंबर 19 पे आ जाता हूं। देखो, हो सके तो सवाल से ज्यादा मेरे तरीके पे फोकस करना, ठीक है? क्योंकि सवाल तो हर जगह पे मिल जाएंगे, ये तरीका नहीं मिलेगा। ये तरीका जो है ना, ये मैनर जो है सवाल को सॉल्व करने का एआईबी में, ये बड़ा रिलेवेंट है जो होता है। देखो, तो प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम और बाय, यहां पे क्या लिखा हुआ है? एडमिशन आर रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक देम और रिप्रेजेंट, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम। तो यही पॉइंट यहां पे आ रखा है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इतनी मेहनत करने के बाद अपन को एक आंसर मिल गया। दूसरा, admission can still be proved on behalf of the person making if it relate to the existence of state of mind, body made at or about the time when such condition existed and supported by the conduct showing its truthfulness। अभी क्या बात कर रहा है कि एडमिशन को फिर भी आप प्रूव कर सकते हो अगर ये आपके स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी के बारे में। अब आप इसी सेक्शन को अगर पूरा पढ़ोगे ना तो ध्यान से देखो, ये सब सेक्शन 2 आपको क्लॉज 2 दिखाई दे रहा है, यही क्लॉज टू एज इन्होंने वहां पे चिपका दिया। अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जो क्वेश्चन में है वही लैंग्वेज यहां पर है क्या। तो फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? ट्रूथफुलनेस। फॉल्स, झूठा होना असंभव है, इसका मतलब आप सच्चे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि यार तुम तो झूठे हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या? तुम सच्चे हो। तो फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल का मतलब ट्रूथफुल। अब इन्होंने क्या कर दिया? सिर्फ वो वर्ड चेंज कर दिया, विलोम शब्द में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ऑप्शन यहां पे आ रखा है और ये बिल्कुल अपने आप में क्या है? करेक्ट है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है क्या? यस, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। अब दोनों के बीच में रिलेशन है क्या? मुझे बताओ, क्या दोनों के बीच में कोई लिंकिंग है अकॉर्डिंग टू यू? यस, दोनों के बीच में बकायदा क्या होगी? यहां पे लिंकिंग है जो होगी। तो ये पॉइंट यहां पर क्या होगा? आपके सामने ऑब्जर्व है जो करना है। तो एक तरीके से स्टेटमेंट 1 और 2 ये दोनों पॉइंट आ गए। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, एक तो ये बात। और अगर हमसे पूछता कि स्टेटमेंट 2 इसको क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है क्या? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या होंगे? एक तरीके से ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या होंगे? एक तरीके से करेक्ट है जो है। और वही बात हमको क्या करनी है? ऑब्जर्व है जो करनी है। मतलब कहीं न कहीं आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम इस वे में इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं। तो हम वहां पे गए, इसके ऑर्गेनाइज डीले जो करके आ गए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? इजी है जो हो गया। ओके, मूविंग अहेड। समझ में आया कैसे डील किया हम लोगों ने सवाल को? मतलब ये लोग है ना आपसे एसेशन और रीजनिंग में शब्दों को चेंज कर देंगे, विलोम शब्द लिख देंगे। नॉट राइट, नॉट राइट का मतलब रॉन्ग, नॉट रॉन्ग मतलब करेक्ट, ऐसे करके चेंज भी जो कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने यहां पे देखा ट्रूथफुलनेस, बेरेट में वर्ड लिखा हुआ था फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल, इन्होंने इसको उल्टा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर अपन नेक्स्ट पॉइंट। अगला सवाल देखो, व्हेन कन्फेशन मेड बाय पर्सन इन पुलिस कस्टडी। अब देखो शब्द क्या पकड़ लिया मैंने? कन्फेशन। क्या इस सवाल में कहीं पर सेक्शन दे रखा है कि मेरे को? नहीं दे रखा है, लेकिन एक वर्ड आ गया कन्फेशन। मैं फटाफट इंडेक्स में जाऊंगा और ये देखूंगा यार कन्फेशन के कौन से प्रोविजन है। तो ये कन्फेशन के 1 2 3 4 प्रोविजन है, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, और पुलिस कस्टडी वाला कन्फेशन कहीं पे दे रखा है क्या? तो ये देखो पुलिस कस्टडी वाला एक ही कन्फेशन है 23। हेडिंग से पता चल रहा है, देखो मैं अंदर नहीं गया, मेरे को सिर्फ क्या हो रहा है? हेडिंग से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या चीज है जो की जा सकती है। ओके, अब समझिए, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर मतलब शायद मेरा आंसर मेरे को यहां पे मिल जाएगा। आगे आगे देखते हैं। तो कन्फेशन बाय ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी एडमिशेबल इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब आप पुलिस कस्टडी में कोई भी कन्फेशन देते हो तो रिलेवेंट होगा। फटाफट क्या करो, आपको सेक्शन का आइडिया मिल गया ना 23, तो अपने बेरेक में फटाफट 23 को ओपन करो। ये आ गया मेरे पास में यहाँ पे 23, ठीक है। अब मुझे अपना ये आंसर यहां से फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने बेरेक में 23 को ओपन करो। इस सवाल का आंसर आप लोग देंगे, इस सवाल का आंसर आप लोगों को देना है। और ये मैं आपके बीच में पोल कंडक्ट कर रहा हूं। 4 ऑप्शन है आपके बीच में, 30 सेकंड का टाइम है, टेक योर टाइम। अपना बेरेक्ट ओपन रखेंगे, 23 को ओपन करके आंसर फाइंड आउट करो। वेरी गुड।
लगभग लगभग 93% कैंडिडेट ने सही आंसर दिया, शाबाश। यही तो देख के मन खुश हो जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या इसका आंसर होगा? जब आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि भाई कभी भी कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो, यहाँ पे पुलिस कस्टडी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जब आप पढ़ते हो तो कन्फेशन पुलिस कस्टडी में तब तक रिलेवेंट नहीं होगी जब तक वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम ऐसे दिमाग लगाएंगे ना तो मैं बता रहा हूं कि आप 100% 50-55 तो आराम से ऐसे टिक कर दोगे जो आपको बेड़ा पार कर देंगे आपका। अगला सवाल, विच सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर्टेन टू ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट? चलो भाई, ये मैं आपको है ना समय देता हूं 30 सेकंड का, आप लोग फाइंड आउट करके बताओ। आपके सामने एक सवाल है और आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। मुझे बताइए इस सवाल का आंसर है जो क्या होगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 4 ऑप्शन है आपके पास में। देखो, मैं जब आप लोगों के बीच में जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम को डील करूंगा ना, अगर आप में से जो भी कैंडिडेट भविष्य में जुडिशरी करना चाहते हैं या फिर आप प्रैक्टिकल एडवोकेसी को डील करना चाहते हैं तो एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम, वहां पे थोड़ा मेरा लेवल और अलग होगा। अभी हम लोग है ना बेरेट को ओपन करके इसलिए डील कर रहे हैं कि एग्जाम का लेवल यही है ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जुडिशरी के अंदर आपको ये चीजें टिप्स पे होगी। एक समय ऐसा आएगा तब आपको इन चीजों को देखने की जरूरत नहीं। हम लोग इतनी बार डिस्कस कर चुके होंगे, इतनी बार प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि ऐसे सवाल फटाक से आप क्या कर पाएंगे, हैंडल जो कर पाएंगे। अब इनमें से आप में से जो कैंडिडेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप में से लगभग 90% सही आंसर 39। ऐसे सवालों को डील करने के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंडेक्स ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? सिर्फ इंडेक्स ऑब्जर्व है जो करना है। ओके, दैट इज रिलेवेंट वन। नाउ मूविंग अहेड, अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है वो कैसे एविडेंस है? ऑरल, नो एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या नन ऑफ दीज? बताइए, विच वन इज द करेक्ट आंसर हियर? योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखो, पेपर में डिफिकल्ट सवाल भी आएंगे, आसान भी आएंगे। आप में से एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जब मैंने शुरुआत में 3 सवाल उठाए थे तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड के लिए एक बार आपको टेंशन हो गई कि यार ये ऐसे सवाल आएंगे तो कैसे डील करेंगे। हुआ था कि नहीं हुआ था? है ना? आप में से कुछ कैंडिडेट्स को इस बात की टेंशन हुई कि यार अगर ऐसे सवाल आएंगे तो अपन कैसे डील करेंगे, है ना, क्योंकि इतने भारी भारी लग रहे थे। लेकिन यकीन मानिए एआईबी एग्जाम के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के वो कुछ सवाल 10-15 आपका मनोबल तोड़ने के लिए पूछेंगे, ऐसे टिपिकल टाइप के। आप लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए वो शुरुआत में टिपिकल सवाल पूछेंगे और जब आप 10-15 सवाल आगे निकल जाओगे ना, फिर पता चलेगा अरे यार ये तो हो गया, है ना। तो ये पॉइंट भी यहां से क्या होता है, कनेक्ट है जो होता है। दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। बस 4 सवाल और है जी, फटाफट देख लो। Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अब देखो, ऐसे सवाल में आपको लगता है कि भाई आप यू कैन डू इट, तब तो अटेंड करो, नहीं तो ये ऑरेंज कैटेगरी है। मान लो मैं पहली बार एआईबी का एग्जाम दे रहा हूं, मेरी ढंग से तैयारी नहीं है, तो मैं इस सवाल को ऑरेंज कैटेगरी के अंदर रखूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल में मेरे को चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने अभी इसके लिए इसको स्किप कर दिया, ऑरेंज में डाल दिया, मैंने पीछे रफ पेज पे इसको ऑरेंज कैटेगरी के अंदर मेंशन कर दिया। अगला सवाल, द एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फॉलोइंग फैक्ट। एविडेंस किस चीज के दिया जा सकता है? फटाफट आंसर दीजिए, 15 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको इस बार। बताइए, एविडेंस किस चीज के दिए जा सकते हैं? इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको बेरेट में वैसे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा। इसीलिए तो मैंने ऑरेंज में डाला है, क्योंकि उस सवाल को पढ़ने में आपके 2 मिनट चले जाएंगे। और हमारा क्या है, फंडा क्या है, अपने को जैसे करके पहले है ना, पहले अपना पासिंग स्कोर सिक्योर करना है। बराबर, बहुत बढ़िया। आप में से ऑलमोस्ट 70% कैंडिडेट ने सही आंसर दिया है। अब देखो ये सवाल आया कहां से, जिनका आंसर गलत हुआ है वो भी थोड़ा दिमाग लगा लो। देखो, आप आ जाओ शुरुआत में इसकी इंडेक्स के अंदर, पता है यहीं पर दे रखा है एविडेंस में बी गिवन। ये देखो सेक्शन 3 की हेडिंग में फैक्ट इन इश्यू का रिलेवेंट फैक्ट है, ये सवाल यहां से आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। दिस इज द करेक्ट वन। तो ये लोग इंडेक्स ही फाइंड, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। फिर से बार बार आपको एक चीज कह रहा हूं मैं, इंडेक्स आपके लिए बहुत यूजफुल है चीज होगी। अगला सवाल, एविडेंस एक्ट में क्वेश्चन रिलेटिंग टू मैटर नॉट रिलेवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग।
मतलब एविडेंस में ऐसा कोई भी सवाल जो कि क्या है, सूट या प्रोसीडिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, नॉट रिलेवेंट, तो क्या पूछा जा सकता है कि अब देखो सेक्शन दे रखा है यहाँ पे आपकी अग्नि परीक्षा, बट आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो फटाफट। डायरेक्ट ओपन करेंगे 146 पे आ जाओ। मेरे को नहीं पता, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे को नहीं पता कि 146 में है क्या, लेकिन मैं 146 के सेक्शन पे जा तो सकता हूं ना, मुझे कौन रोकने वाला। बेरेक मेरे पास से बड़ा, मेरा बेरेक, मेरी मर्जी से जाऊंगा जहां जाऊंगा। ये 146। अब आप देखो 146 में है कि कौन से लीडिंग क्वेश्चन के बारे में पॉइंट है। अब मुझे बताओ क्या ये जो चीज है नॉट रिलेवेंट, क्या ये लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में है क्या? नहीं, रिलेवेंट नॉट रिलेवेंट की बातें आगे, तो 146 तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये आंसर हो गया यहाँ पे एक तरीके से, सॉरी 149 बीएसए, माफी चाहूंगा, ये मैंने एविडेंस का 146 पढ़ लिया, 149 बीएसए, 149 बीएसए पे आ जाओ। अब ये मत पूछना कि सर बीएसए के सेक्शन दे रखे हो तो हम जो है भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन कैसे रेफर करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था सेक्शन स्विचिंग टेबल जो आपको दे रखी है। अब देखो क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन कौन से सवाल लॉफुल होते हैं। जब विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है तो वीएलसी वेरासिटी, उसके बाद में उसकी लाइफ पोजीशन क्या है और उसकी क्रेडिट, तो वीएलसी वाले सवाल क्या होते हैं, रिलेवेंट है जो होता है। तो ये तो सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, तो यहां पर तो बात हो रही है जो सवाल रिलेवेंट ही नहीं है, तो ये पॉइंट हो नहीं सकता। 150 बीएसए में क्या लिखा हुआ है, देखो 150 बीएसए में लिखा हुआ है कब विटनेस को आंसर देने के लिए मजबूर कर सकता है, तो ये पॉइंट भी यहां से नहीं है। ये कह रहा है क्वेश्चन रिलेटेड टू, रिलेटेड टू का मतलब क्या हो गया, रिलेवेंट क्वेश्चन, ये कह रहा है नॉट रिलेवेंट, ये आंसर भी नहीं होगा। 151 बीएसए कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कब क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए। इफ सच क्वेश्चन रिलेट टू मैटर नॉट रिलेवेंट, देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा सवाल जिसमें मैटर नॉट रिलेवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये पॉइंट हमसे कनेक्ट हो रहा है, मैटर नॉट रिलेटेड टू सूट और प्रोसीडिंग, क्या लिखा हुआ है आगे, एनी सच क्वेश्चन रिलेटेड टू मैटर नॉट प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन सो फार एज इट अफेक्ट द क्रेडिट ऑफ विटनेस बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer। मतलब अगर कोई ऐसा सवाल है जो नॉट रिलेटेड है, जो रिलेटेड है ही नहीं, तो उस केस में विटनेस की क्रेडिट का पॉइंट है तो आप पूछ सकते हो। कई बार नहीं होता है जज साहब कहते हैं कि यार ये तुम सवाल पूछ रहे हो कहां से रिलेवेंट होगा, तो वकील साहब कहते हैं साहब मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं प्रूव करता हूं कैसे रिलेवेंट है, तो ये यहां से आता है। तो वापस सवाल पे आ जाओ, तो सवाल ये है कि नॉट रिलेटेड में बी आस्क्ड अंडर, तो कब पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या, कैन नॉट बी आस्क्ड, पूछा ही नहीं जा सकता, नहीं, तो 151 में पूछा जा सकता है। देखो इसका एक एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक एक्सेप्शन है जहां पे क्या कर रहा है कोर्ट है जो इस तरीके से अलाउ है जो कर रहा है, बराबर। तो इसने यही तो लिखा एक्सेप्ट इन सो फार, तो मैटर रिलेवेंट नहीं है तो विटनेस की क्रेडिट को इंपीच करने के अलावा बाकी केस में कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि अलाउ करना है कि नहीं करना है। तो इसका रिलेवेंट आंसर क्या होगा, 151। रिलेवेंट आंसर क्या होगा, 151। ये कि पूछा ही नहीं जा सकता, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि देखो अगर कैन नॉट लगा दिया ना तो कैन नॉट का मतलब है कि एक्सेप्शन भी नहीं होंगे, कैन नॉट का मतलब तो क्या हो गया, एक्सेप्शन भी यहां पर एप्लीकेबल है जो नहीं होंगे। इससे पहले मैं आखिरी सवाल पे हूं, मैं आप लोगों से एक बार फिर से कह रहा हूं, देखो आप लोगों का बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए हो सकता है कि ये एक बड़ा बेरेट है जो आपको थोड़ा सा टेंशन दे, लेकिन इसमें घबराने वाली चीज नहीं होती है। अरे आखिरी सवाल है, रहम करो। When can prosecution be allowed to ask leading question? कब जो है अभियोजन क्या कर सकता है, लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछ सकता है, ध्यान से सुनना, खुद के विटनेस को देखो। तो अब इसका आंसर दे दो, फिर मैं मेरे घर चला जाऊंगा, बस तुम लोग थक गए हो ना, मैं चला जाता हूं, आंसर दीजिए। बट याद रखना मोहतरम और मोहतरमा, समय जो है आपके पास सिर्फ 3 दिन का बचा है, 3 दिन का समय, और 1 दिन का समय तो आप में से कई लोगों को थोड़ा जर्नी में लग जाने वाला है। तो आप अपने विटनेस से सवाल जवाब कब कर सकते हो, अपने विटनेस से सवाल जवाब लीडिंग क्वेश्चन तब पूछे जा सकते हैं जब आपका विटनेस हॉस्टाइल हो गया हो। जब आपका विटनेस क्या हो गया हो, हॉस्टाइल है जो हो गया। हॉस्टाइल का मतलब होता है पक्षद्रोही, विभीषण बन गया हो। तो जब आपका विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है ना, तो आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हो। क्या करते हो, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन है जो करते हो।
और क्रॉस एग्जामिनेशन, लीडिंग क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? ऐसे क्वेश्चंस जो आंसर सजेस्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो क्या करते हैं? आंसर सजेस्ट करते हैं, तो वो पॉइंट यहां से क्या होता है? करेक्ट एज होता है। दिस विल बी योर आंसर। अब आखिरी 2 मिनट मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। नंबर 1, इस बात को मत बोलना कि आप यहां तक अपने दम पे पहुंचो, किसी ने आपके लिए सिफारिशें करके आपको यहां तक नहीं पहुंचाया। मतलब एलएलबी आपने अपने दम पे पास किया तो एआईबी आप कर सकते हो। पहले तो खुद को ये बात कह दो, खुद के मोराल को खत्म करना खुद को खत्म करने के बराबर है। बराबर, अपने जीवन में कभी भी है ना, खुद के आत्मविश्वास को कम नहीं करना। ये बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है जो होता है। ठीक है, ये किताबें विताबें ये हमारे टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करती है, ये तो सिर्फ क्या करती है? डिग्रियों को पलटने का काम है जो करती है, और ये काम हम डेफिनेटली कर भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है। आखिर 2 मिनट आपसे ले रहा हूं, आपको लोगों से मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, और विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। अभी एआईबी एग्जाम हमारे लिए एक बैटल है, और हम इस बैटल को डंके की चोट पे जीत के दिखाएंगे। अरे 45 नंबर लाने हैं, ले आएंगे। ठीक है, घबराना नहीं, थोड़ा सा खुद को बना के रखना हिम्मत। और आपके मन में कोई भी डाउट हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप टेलीग्राम पे मेरे को @तनसुख सर पे मैसेज कर सकते हो, @तनसुख सर पे मैसेज कर सकते हो। आई विल बी देयर, TANSUKHSIR। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए कंपनी एक्ट का PDF मैं शेयर करा दूंगा, आपको जो चाहिए आई विल डू इट। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और हाँ, एआईबी एग्जाम के बाद भूल मत जाना, ऐसे नहीं करे कौन से तनसुख सर, नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, ऐसे मत कर देना, वरना है ना वो फिर गाना गाने लग जाऊंगा मैं, दिल तोड़ा तो क्यों तोड़ा, इतना तो बता देते, और आपको बड़ा बुरा लगेगा मेरे। चलिए जी, सो दैट्स ऑल अबाउट। और वैसे तो मुलाकात तो लंबी चलेगी, अभी एआई के बाद एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम में कनेक्ट होने वाले हैं, पर प्रैक्टिकल एडवोकेसी सीखनी है, और जिसका सपना जुडिशरी है वो भी सफर साथ साथ में तय होगा। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।